समय हमारे फादर एसडीएम थे। आकाश के उस समय जो हेड थे, जो चेयरपर्सन थे, डॉक्टर जेसी चौधरी को मानता हूँ मैं कि उनके कारण ही मैं वो वहाँ इतने दिनों तक काम कर रहा। जेसी चौधरी को मैं हमेशा याद करता हूँ। क्या न्यूज़पेपर में एवरीडे न्यूज़ छपता है, हालांकि उसमें बायजूस के लिए ज़्यादा छपता है, आकाश के लिए कम छपता है। लेकिन आकाश के लिए अगर कोई भी ऐसा किसी दिन होता है कि वही सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी या फिर अचानक सैलरी बंद कर दी जाएगी, तो इसके लिए तो उसके कारण क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग समझने लगे कि अब बिहार में रहने से फ़ायदा नहीं है और फिर माइग्रेट किए। एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो नए टीचर आ रहे हैं वो सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे और इसलिए इंडिया में पीएचडी वर्ड बोलते ही लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़ होगा। तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट है डॉक्टर सुभाष सिंह सर के साथ, जो कि मुझे बॉटनी पढ़ाते थे आकाश में। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 इयर्स का लंबा अभी तक एजुकेशनल करियर है इनका, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, पीएचडी हैं खुद भी, क्योंकि नाम के आगे डॉक्टर लगता है तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रिसर्च में बहुत बड़ा योगदान था, इंडस्ट्रियल रिसर्च में योगदान था। आप साइंस में किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं और साइंटिफिक टेम्परामेंट रखते हैं तो आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। आप एक बच्चे हैं या फिर किसी भी तरह के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पॉडकास्ट देखना चाहिए कि रिसर्च का एक बंदा एजुकेशनल फील्ड में क्या कमाल कर सकता है और अपने लाइफ को कैसे चेंज करके रख सकता है। आज इंडिया के लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, जो कि ऑलमोस्ट वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है मेडिकल और आईआईटी की तैयारी के लिए। उम्मीद है आपको यह पॉडकास्ट पसंद आएगा और वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल पॉडकास्ट आई थिंक मैं कहूँगा। डॉक्टर सुभाष पहली बार इतना ओपन अप होकर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। We really hope कि you would like this podcast. थैंक यू सर, आप आए। बहुत मुश्किल होता है टीचर्स को, फैकल्टीज़ को समय निकालना, और काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वीक में बहुत एक छुट्टी मिलती है, वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मिलती है, हर किसी को वक्त देना होता है। आप एजुकेशन में बहुत सालों से थे, इससे पहले रिसर्च में थे, हम सब उस मामले में बात करेंगे और आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन शुरुआत करते हैं आपके इंटरेस्टिंगनेस से। आप कितने इंटरेस्टिंग हैं क्लास में, काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं आप। क्लास में सबको हंसाते हैं, कोई भी उदास नहीं बैठता आपके क्लास में, बॉटनी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगती। मैं खुद आपके क्लास में था। तो इस इंटरेस्टिंगनेस को मेंटेन रखने में, जो किसी को हंसाना या इंटरेस्टिंग बने रहना है, हमेशा एक कैरेक्टर में रहना है कि बच्चे जो हैं वो अच्छा प्रभावित रहें, उसको मेंटेन रखने में और डिसिप्लिन मेंटेन, क्योंकि आपके क्लास बहुत डिसिप्लिन, कोई आपको क्रॉस नहीं करता, कभी भी कोई आपसे बहस नहीं करता, कोई इधर उधर नहीं करता, किसी को परेशान नहीं करता, ये बहुत बड़ी बात है। उससे पहले क्लास ख़त्म हो जाता है। तो इसको मेंटेन कैसे करते हैं आप, दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं? देखो, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं जब सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो उसमें क्या होता है कि जो टॉपिक चल रहा होता है उसी से रिलेटेड कोई ना कोई ह्यूमरस थिंग आती है, और जब मैं उस पे आता हूँ तो बच्चे का ध्यान हमारे तरफ होता है, और जब बच्चे का ध्यान हमारे तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे ध्यान भी देंगे, सब्जेक्ट मैटर भी ठीक चलेगा। और करंट इशू पे मैं ह्यूमरस इशू बताऊँ, करंट इशू कोई भी हो उस पर मैं बच्चों को हंसाने की कोशिश करता हूँ। तो जब वो बच्चे हंसते हैं क्लास में और ह्यूमरस कंडीशन होता है तो लगता है कि नहीं, अब मेरे तरफ ध्यान देंगे, और फिर मैं सब्जेक्ट खींच देता हूँ। और कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि ह्यूमर के चक्कर में जो है क्लास डीरेल हो गई या फिर कोई कुछ लिमिट क्रॉस कर दिया और फिर आप बहुत मतलब कि उसको प्रॉब्लम में डाल दिए, या फिर कोई सिचुएशन? हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनको लगता है वो इस चीज़ को अदरवाइज़ लेके वो अपनी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं। उसके कारण गुस्सा आता है, फिर मैं अपने गुस्से को संभालता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उस पर्टिकुलर बच्चे को कंट्रोल करूँ, अदरवाइज़ पूरा क्लास डिस्टर्ब हो सकता है। तो फिर लगता है कि नहीं, अब दूसरी बार मैं सही रखूँगा क्लास। और उसके बाद हम सब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हाँ, हल्का सा, क्योंकि हम सब जो भी गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, क्योंकि ये जितना जानना ज़रूरी है कि वो अभी क्या हैं या फिर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली कहाँ के हैं, आपके फादर क्या करते थे, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आप कैसे थे स्कूल में पढ़ने में? मेरे फादर, जब मेरे को होश है कि मेरे को जब से याद है, उस समय हमारे फादर एसडीएम थे और काफ़ी वो अपने टाइम के स्ट्रिक्ट एसडीएम थे।
तो बट वो हमारे स्कूल के मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते। और आप लोग जानते हो कि उस समय गवर्नमेंट स्कूल का कॉन्सेप्ट था, पब्लिक स्कूल था नहीं। तो इवन प्रिंसिपल भी डांट सकता था मेरे को, इतना हमारे फादर ने उनको मौका दिया था। तो स्कूल में मैं हमेशा बचपन से ही चाहता था कि मैं अव्वल बन के रहूँ। लेकिन पहली बार मेरे को याद है कि क्लास 8 में मैं 3rd रैंक पे आया, फिर 9th में 2nd रैंक पे आया, और फाइनली बोर्ड में मैं टॉप किया। तो एक मेरे लिए एक वो बहुत अच्छा अचीवमेंट था, और पूरे ब्लॉक में लेवल पे मैं उस स्कूल का टॉपर था। उसके बाद मेरी एडमिशन हुए TNV कॉलेज भागलपुर, जो वन ऑफ दी ब्लॉक लेवल से आपका मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स का ग्रुप? जिन लोगों को नहीं पता है, ब्लॉक मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें अलग अलग स्कूल्स आते हैं। एक ब्लॉक, उसको हम तहसीलदार भी बोल सकते हैं, तहसील बोल सकते हैं। उसके अंदर 10-15 स्कूल होते हैं। उसमें हमारा स्कूल टॉप किया था, उसमें मेरा नाम था, और मेरे को स्कूल से अवार्ड भी मिला था। और लेकिन मेरा जो शौक़ था कि हमारे यहाँ एक पूजा होती है, सरस्वती पूजा, उसमें वही बैठेगा सरस्वती पूजा में जो बोर्ड का टॉपर होगा। तो मेरी इच्छा पूरी हो गई, और मैं पूजा पाठ बहुत करता था उस समय। तो मेरे को लगा कि सरस्वती माँ की कृपा है, और आज मैं टॉप भी किया हूँ। और उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ TNV कॉलेज में, जो बिहार का एक साइंस कॉलेज के बाद 2nd नंबर पे वही आता है। साइंस कॉलेज जो कि पटना में, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, जो भी बिहार की नहीं है, हाँ। साइंस कॉलेज बिहार का सबसे अच्छा कॉलेज है साइंस के मामले में। उसके बाद 2nd नंबर पे TNV कॉलेज आता है, और मैं अपने एरिया का सिंगल स्टूडेंट था TNV कॉलेज में पढ़ने वाला। बट TNV कॉलेज में डिसिप्लिन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट था, और आज भी उतना डिसिप्लिन किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं होता। उसके बाद मैं फाइनली MSc किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट बॉटनी, वो भी भागलपुर से। तो हमारे जो प्रोफेसर थे वो डॉक्टर KS बिलग्रामी थे, जो वन ऑफ द बेस्ट माइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। और माइकोलॉजिस्ट क्या होता है सर? माइकोलॉजी होता है जो फंजाई होता है ना, फंजाई माइकोटा का जो स्टडी करे। यस, स्टडी ऑफ फंजाई को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो वो बॉटनी का एक ब्रांच है, वनस्पति शास्त्री। सो आपकी टीचिंग करियर की शुरू, फाइनली आप टीचर बन चुके हैं, एजुकेटर बन चुके हैं, तो आपकी टीचिंग करियर की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या उतार चढ़ाव देखना पड़ा एग्जैक्टली आपको? अगर मैं टीचिंग करियर की बात करूँ तो मैं, क्योंकि टीचिंग से पहले आप रिसर्च में भी थे, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। जब मैं रिसर्च में था तो सैटरडे संडे, मतलब शनिवार रविवार मेरी छुट्टी होती थी। तो हमारे एक मित्र ने कहा कि ये 2 दिन यूटिलाइज़ करो। तो मैं फिर शनिवार और रविवार को पढ़ाना शुरू किया। तो पैसा से ज़्यादा मेरे को इंटरेस्टिंग लगता था वो बच्चे के बीच में जाना, और वहीं से मेरी बहुत चीज़ मैंने सीखा कि बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है, क्लास को सही रूप से कैसे लेके चलना है। कुछ अच्छे बच्चे भी थे, कुछ शरारती बच्चे भी थे, लेकिन बच्चे शरारती नहीं होते। अगर आप बच्चे को की गाइडेंस प्रॉपर मिले तो वो बच्चे बाद में अच्छे भी हो जाते हैं। और मैंने ऐसे बच्चे को भी कम्पीट करवाया है जो एकदम मीडियोकर था, और वो कम्पीट किया, और आज भी वो नाम लेता है। और हम सब बात कर रहे हैं कौन से ईयर की? ये हम सब बात कर रहे हैं 1999, 1999। मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा होने से भी 5 साल पहले की बात। और उससे पहले जैसे मास्टर्स के बाद आपने, चूँकि आप रिसर्च में थे तो निश्चित तौर पे आपने डॉक्टरेट किया होगा। हाँ, मैं रिसर्च मेरा चल रहा था, उसी बीच में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है। और इन द मीन टाइम जो हमारे, आप कौन से पोजीशंस पे थे अपने रिसर्च में उस समय? रिसर्च में मैं JRF में ज्वाइन किया था। JRF मैं गेट क्वालिफाई किया, गेट क्वालिफाई करने के बाद JRF ज्वाइन किया। तो मतलब कि JRF में लोग PhD करते हैं? JRF मैंने PhD के लिए JRF ज्वाइन किया था, इंडिपेंडेंट फेलोशिप था, क्योंकि मेरे को UGC से फंडिंग होती थी। जैसा कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, पर्सनली मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहता हूँ। ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, फिर JRF के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है? गेट देना होता है। और JRF, गेट और नेट देना होता है। गेट और नेट जी। और JRF जो है वो एग्जैक्टली क्या हो, मतलब कि वो PhD की पढ़ाई है? JRF में कुछ पैसे मिलते हैं ये तो मुझे पता है, जूनियर रिसर्च फेलो, लेकिन जो डिग्री का नाम है, मतलब उस कौन सी डिग्री परस्यू करते हुए JRF आप कहलाते हैं? JRF 2 तरह से किया जाता है। अगर आप किसी फेलोशिप में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वो कुछ लिमिट पीरियड के लिए होता है। एक होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है यूनिवर्सिटी के अंदर,
और पीएचडी प्रोग्राम के लिए, डेट इज़ द डॉक्टरेट डिग्री के लिए। तो वो कंटिन्यू वही कर सकता है जिसको फेलोशिप मिलते हैं, या फिर बिना फेलोशिप का भी कर सकता है। बट मेरा फेलोशिप था तो मेरे को पेरेंट्स ने भी अलाउ किया कि ठीक है करो, क्योंकि पैसे का कंसर्न तो आता है, क्योंकि पेरेंट्स एक टाइम के बाद बच्चों को पैसा कम देते हैं। और हम सब की, क्योंकि हम सब बात कर रहे हैं मास्टर्स के बाद की, हाँ। तो पेरेंटल प्रेशर हाँ, थोड़ा बढ़ जाता है। यस। उस समय जीआरएफ में आपको कितना स्टाइपेंड मिलता था? उस समय 3,000 भी नहीं था, बल्कि 2900 रुपया था। बट दैट इज वो सफिशियंट था हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। 2900 रुपीज़। हाँ, बट उस समय एक बार एक इशू उठता था घर में और हमारे रिलेटिव की, वाई नॉट गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं करते, सरकारी नौकरी करनी चाहिए। इन द मीन टाइम मैं बीएड भी कर लिया था और नवोदय विद्यालय में वैकेंसी आई तो मेरा सिलेक्शन हो गया। नवोदय विद्यालय जोजावर राजस्थान, वहाँ मैं ज्वाइन किया। बट जोजावर में मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट जब डायरेक्टर का इंस्पेक्शन हुआ था तो उन्होंने पर्सनली बोला था, एडवाइस दिया था कि तुम इस लाइन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है। तो फिर मैं रिज़ाइन किया 1.5 साल करने के बाद, और दोबारा मैं दिल्ली ज्वाइन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी एज ए SRF। जीआरएफ के बाद फिर नवोदय विद्यालय, उसके बाद SRF। तो सीनियर रिसर्च फेलो जो होते हैं वो क्या पोस्ट डॉक्टरल में होते हैं, लाइक पीएचडी के बाद? पीएचडी के दरमियान ही पहले जीआरएफ होते हैं 2 इयर्स मिनिमम, एंड देन SRF। और SRF में भी कुछ स्टाइपेंड मिलता है? यस, क्योंकि मैंने जो फेलोशिप था उसमें लीव पे में गया था, वहाँ लीव आप ले सकते हैं, तो मेरे को फिर फेलोशिप मिलना शुरू हुआ। लीव क्यों लिया था आपने? लीव ले सकते हैं आप, कि एट ए टाइम 2 जगह से आप पैसे नहीं ले सकते, गवर्नमेंट का रूल है। क्योंकि इधर भी जीआरएफ सेंट्रल गवर्नमेंट का है और उधर नवोदय विद्यालय भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अच्छा, तो इस वजह से आपने टेक्निकलिटी की वजह से लीव लिया था। और SRF के बाद फिर क्या हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में? SRF के बाद मेरे ऊपर प्रेशर आने लगा कि फिर जॉब नहीं थी मेरी, क्योंकि मैंने नवोदय विद्यालय रिजाइन किया था। तो फिर हमारे फ्रेंड ने कहा कि तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू करो। तो मैं धीरे धीरे क्या किया, डेज बढ़ाना शुरू किया। तब तक हमारी पीएचडी हो गई इधर, और फिर मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। और आप उसमें कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते? उस समय मैं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, जो मेरे लिए काफ़ी मतलब फाउंडेशन टाइम के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट था वो, सीखने के लिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन है या फिर? एक कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूशन है। किस चीज़ का प्रिपरेशन करवाते थे? ये मेडिकल का। शुरू से आप मेडिकल में थे? मेडिकल का था। 11th-12th के बच्चों को संभाल रहे हैं। हाँ, उसमें काफ़ी सीखने का मौका मिला मेरे को। उसके बाद मैं श्री चैतन्य ज्वाइन किया, वहाँ भी काफ़ी दिनों तक रहा। फिर मैं आकाश में आया। तो आकाश में आप कितने दिनों से हैं? अप्रॉक्सीमेट 15 ईयर्स, 15 साल। और आकाश शुरुआत कब हुई थी और आपने कब ज्वाइन किया था? 2009 में। तो आप बहुत शुरू से हैं आकाश में? हाँ, आकाश मैं शुरू में आकाश से था। और आकाश के उस समय जो हेड थे, जो चेयरपर्सन थे, डॉक्टर JC चौधरी, वो हमारे लिए बहुत बड़ा, जिसको वो बोलते हैं रोल पर, मतलब लाइफ का, उनको मानता हूँ मैं कि उनके कारण ही मैं वहाँ इतने दिनों तक काम कर पाया। JC चौधरी को मैं हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि उनका काम करने का ढंग एक अलग है। सबसे पहले डिसिप्लिन है और पंक्चुअलिटी है। शायद आकाश इतना पंक्चुअलिटी मेरे को लगता है मैं बाकी कहीं नहीं सीखा। मैंने आकाश के कई टीचर से बात की है, कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टीचर से भी बात की है जो कि आकाश में पहले थे। हमारे पॉडकास्ट पे ही अनअकैडमी के एक एजुकेटर आए थे, जो कि हम दोनों उनको जानते हैं। आगे उनके बारे में भी बात होगी, या अनअकैडमी के बारे में। तो सारे लोग किसी को कुछ भी बोल दें, हालांकि नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन डॉक्टर JC चौधरी सर जो हैं, सब लोग उनको बहुत एक्सट्रीम रिस्पेक्ट की निगाहों से देखते हैं और एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस के साथ देखते हैं। ऐसा क्यों? वो एक तो वो अपनी लाइफ उन्होंने भी शुरू की थी टीचिंग से, और काफ़ी स्ट्रगल किया था। उनको पता था कि एक टीचर को कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए, और जब तक आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दोगे फिर वो डिलीवर नहीं करेगा अपना मैटर क्लास में। तो इसलिए उनको लोग अच्छा मानते हैं। और रिस्पेक्ट की बात हम सब करेंगे, लेकिन जैसे बाकी टीचर्स से भी जब मैंने बात की तो टॉप प्रायोरिटी रिस्पेक्ट होता है। हाँ,
तो किसी टीचर के दिमाग में एग्जैक्टली क्या चलता है कि वो पैसे से ऊपर, जो कि नॉर्मली कॉर्पोरेट में सबसे ऊपर मनी बेनिफिट्स को रखा जाता है, और उसके बाद या फिर उससे पहले भी किसी चीज़ को रखा जाता है तो आराम को रखा जाता है, कंफर्ट को रखा जाता है, लेकिन टीचिंग करियर में या फिर एज अ फैकल्टी किसी भी इंस्टीट्यूशन के, आप सब ना पैसे को सबसे ऊपर रखते हैं ना ही कंफर्ट को, क्योंकि कंफर्ट नहीं है। एक वीक में एक छुट्टी मिल रही है और बाकी लॉन्ग आवर्स लाइक 8 घंटे से कहीं ज़्यादा आप सब काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली क्या दिखता है आप सबको ऐसा? जैसे वो कोई भी काम देते थे करने के लिए, सपोज क्वेश्चन पेपर को असाइन बनाना है, फ्रेम करना है, या फिर जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसका रिव्यू करना है, प्रॉपर रिव्यू करना है, तो वो प्रेशर में काम तो मैं करता था, लेकिन उसका एप्रिसिएशन मिलता था मेरे को, और बहुत ज़्यादा मिलता था। ऐसा लगता था कि मेरे को और काम करना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से शायद किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं है। और सेम डे मान लिया कि आज मैंने कोई काम किया तो नेक्स्ट डे मेरे को लेटर आता था, एप्रिसिएशन लेटर, और उसमें उनका सिग्नेचर होता था, और जब कभी मिलते थे तो वो पूछते थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो पहचान लेते थे। आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट हो चुका है, फिर भी वो पहचानते थे कि ये बंदा कौन है। तो मतलब कि पर्सनल टच जो होता था वो काफ़ी, पर्सनल टच बहुत ज़्यादा, मतलब कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं। उनके लिए आप रिप्लेसेबल नहीं थे, बहुत स्पेशल थे, सारे लोग स्पेशल थे। बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा इसको मानता हूँ। आप मानते हैं कि आप स्पेशल थे। उसके बाद अभी जैसा कि अभी का एडटेक काफ़ी बदल चुका है 2009 से, या फिर 1999 से जब आप पढ़ाना शुरू किए थे, तो अभी के एडटेक में आपको क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ नज़र आती हैं? क्योंकि वीडियो लेक्चर्स का दौर आ चुका है और कहीं ना कहीं जा भी चुका है, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर से शुरुआत हुई थी जिनकी, वो सब ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में आ रहे हैं फंड रेज करके। उसके बाद फिर चीज़ों को डिजिटाइज करने के मामले में, जैसे ऑनलाइन टेस्ट या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट्स या फिर ऑनलाइन बुक्स, उस मामले में आप क्या सोचते हैं? देखिए, शुरुआत तो वहीं से होती है कि जब मैं पढ़ा रहा था आज से 10 साल पहले, तो बच्चे कोई भी आंसर गूगल पे सर्च करते थे। सपोज कोई टॉपिक चल रहा है तो वो गूगल पे तुरंत टाइप करते थे, इवन वीडियो भी देखते थे, और उसके बाद वो टैली करते थे कि टीचर ने कैसा पढ़ाया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कोरोना के बाद कि वैसे लोगों को मौका मिल गया जो क्लासरूम में पढ़ाने से ज़्यादा डिजिटाइजल थिंग्स पे ध्यान देते हैं, वीडियो पे ध्यान देते हैं, और ऑलरेडी टाइप्ड मटेरियल है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं पीडीएफ फाइल बच्चों से शेयर कर देना। तो ये सब मोमेंट्री है, ठीक है, ये सब मोमेंट्री का मतलब है कि कुछ समय तक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में बच्चे को हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या एजुटेक है, इसमें बच्चे को फाइनली एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करना है। एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करने के लिए आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो रिकॉल कर सके बच्चा। पीडीएफ फाइल और डिजिटाइजर पे या फिर डिजिटल वीडियो है, वो रिकॉल जल्दी नहीं होता। क्लियर? तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो आजकल एजुटेक ध्यान दे रहा है उस पर, वीडियो लेक्चर पे या ऑनलाइन क्लासेस पे, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, और इससे ओनली 40% स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है, 60% को नहीं हो रहा है। बल्कि जो compete करने वाले हैं वो, इनको कोई मतलब नहीं है ऐसे लोगों से। बट हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो चुका है, और दूसरी बात कि क्लासरूम में अगर हम मनी वाइज देखें, मॉनेटरी देखें, तो क्लासरूम का जो पढ़ाई होती है थोड़ी महंगी हो रही है, और जो ऑनलाइन की पढ़ाई है थोड़ी सस्ती है। तो पेरेंट्स शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सस्ती तो है लेकिन आगे यूज़फुल नहीं। तो आगे आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से ऑफलाइन ही सही रहेगा, ऑनलाइन नहीं सही। डिसिप्लिन भी काफ़ी कम हो जाता है बच्चों में जब वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं और चीटिंग का बहुत बड़ा संभावना हो सकता है। वो ख्याली पुलाव पका सकते हैं कि मैंने लेक्चर कर लिया तो मैं ना हो गया। रूम में बंद होके अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पेरेंट्स उसको देख नहीं पा रहा है, और जनरली हाउसवाइफ काफ़ी इनोसेंट होती है इस मामले में, उसको लग रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। हो सकता है कि ऑनलाइन क्लास ऑन करके और अपना कैमरा ऑफ करके वो वीडियो गेम में लगा हुआ।
हम लोग बार बार ऐसे स्टूडेंट से हमेशा फीडबैक लेते रहते हैं। कई स्टूडेंट का कहना है कि सर ऐसा ही होता है, तो एक तरह से आने वाले टाइम के लिए बिल्कुल सही नहीं। आकाश में मैं भी था। हाँ। लोगों को अक्सर पता, हम सब प्रीवियसली एपिसोड में बात किए भी हैं कि आकाश में मैं भी था और आप भी थे, हैं। हाँ। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। जब मैं था तब आकाश का टेक ओवर ऑलमोस्ट हो ही चुका था, क्योंकि मैं जो था आकाश बायजूस का टी शर्ट पहनता था, तो बायजूस आकाश का टेक ओवर कर चुका था। लेकिन आप शुरू से थे आकाश में, बहुत पहले से, कम से कम बहुत पहले से थे, तो आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? क्योंकि आकाश का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जा चुका है, जो सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट था। आकाश के ओनर डॉक्टर जेसी चौधरी अपने स्टेक्स को बेच चुके हैं और मतलब कि वो एक तरह से कैश आउट कर चुके हैं। अब उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है आकाश में। मतलब कि आकाश अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्योर बायजूस की। डॉक्टर जेसी चौधरी सर का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है आकाश में, क्योंकि उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिल चुका है, सब कुछ हो चुका है उनके साथ। तो क्या आपको लगता है कि कोई डिफरेंस आया आकाश में, पहले ज़्यादा अच्छा था या अब, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ग्रास रूट लेवल पे सब कुछ सेम है? पर्सनली आपको क्या फील होता है ऐसा? जब भी कोई कंपनी टेक ओवर होती है या चेंजिंग आता है, तो हर एक एम्प्लॉय को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी तो होता है। तो इनसिक्योरिटी हर एक लेवल पे आई है। बट यहाँ पे क्या है कि इन्होंने क्या किया, बायजूस का कोई भी स्टाफ आकाश में है नहीं, तो इससे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया है। हल्का सा प्रेशर शुरू में आया था, लेकिन अब ऐसा प्रेशर है नहीं। दूसरी बात कि बीच बीच में न्यूज़पेपर में या इधर उधर बहुत सारे न्यूज़ छपते रहते हैं, तो उसको है कि वो मेन कंसर्न इनका जो बायजूस एजुटेक जो पुराना था उससे ज़्यादा होता है, आकाश से कम होता है। बल्कि आकाश का न्यूज़ नहीं आता। हाँ ठीक है, अगर आकाश का मोर देन डेट इज द 70% शेयर उनके पास है, लेकिन हम लोग के ऊपर अभी इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। बट अगर आगे कुछ भी आता है तो हम लोग तब का तब देखेंगे वाला है। तब का तब देखेंगे। जब मैं आकाश में था तो फ़िलहाल जैसा कि अभी सिनेरियो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, कुछ साल भर पहले की बात कर रहा हूँ। जिस बिल्डिंग में मेरी क्लास चलती थी उस बिल्डिंग की बहुत जर्जर स्थिति थी। हाँ। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामले में बहुत सॉलिड था, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर था, पर्सनली जो एयर कंडीशनर्स थे, जो फॉल सीलिंग्स थे जिनमें वायरिंग जाती थी, या फिर जो वेंट्स वगैरह थे, सब खुल के गिर रहे थे। बहुत बुरा स्थिति था, वायरिंग सब बाहर था, है ना। तो जब बायजूस ऐसा कहता है, या बायजूस के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं, जो स्पोक्स पर्सन है, कि वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप है, और जब वो दावा करता है कि उसका वैल्यूएशन $22 बिलियन है या $24 बिलियन है लास्ट फंड रेजिंग के हिसाब से, जो कि पब्लिक डोमेन में है, तब अगर वो अपने ही टेक ओवर किए गए कंपनीज़ का ख्याल ना रख पाए, या फिर वैसे कंपनीज़ को छोड़ दे कहीं ना कहीं, या फिर जो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रही है फिर भी उसका सीलिंग अगर झड़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस इंस्टीट्यूट को वाकई एक मेक ओवर की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? नहीं, मतलब ऐसी बात थी, आज से 1 साल पहले ऐसी बात थी और काफ़ी कंप्लेन हुआ था। लेकिन सारे जितने भी रूम थे उसका प्रॉपर मेंटेन किया गया है, वाइट वॉशिंग भी की गई है, और जितने भी बोर्ड हैं वो सब LCD लगा दिया गया। मतलब थोड़ा सा जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है वो तो हुआ है रूम का, तो पहले वाली स्थिति नहीं है। और अब वैसी शिकायत नहीं आ रही, लेकिन पहले थी, मैं मानता हूँ पहले थी, और कई लोगों ने, टीचर ने भी कंप्लेन किया कि साहब ऐसी बात है। बट ये धीरे धीरे इस मामले में तो सही है। जैसा कि आप अभी बोल भी रहे थे, न्यूज़ आते रहता है। हाँ। और कोई इस बात से डिनाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ। अब बायजूस एक ऐसे स्थिति में है कि डिनाई किए नहीं किया जा सकता। मतलब कि डेली कुछ ना कुछ आता है। अभी हाल ही में आया, बायजू रविंद्रम जो हैं बायजूस के फाउंडर, वो एक ऑनलाइन मीटिंग में, बायजूस के शायद बोर्ड मीटिंग थी या कुछ ऐसा सिचुएशन था, रोने लग गए, बहुत फूट फूट के रोने लग गए। तो आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस कंपनी को अफलोट करके रखने के लिए, मतलब बचाए रखने के लिए। और बायजूस हाल ही में 30% फॉर सेल भी लाया शेयर्स आकाश का, क्योंकि आकाश बहुत ज़्यादा अभी ऑलमोस्ट बेस्ट ईयर था लास्ट ईयर आकाश का,
ऑल टाइम हाई पे था आकाश का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, रिकॉर्ड प्रॉफिट्स था। तो शेयर्स लाया गया बेचने के लिए कि कुछ फंड रेज हो जाए। तो अल्टीमेटली आप तो इसी पेरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग आकाश में काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते बायजूस से। हाँ। तो अल्टीमेटली आपको कभी डर लगता है, या फिर आपको कभी चेहरे पे शिकन आता है कि भाई अब समय आ रहा है कि कुछ प्लान बी सोचा जाए, या फिर कोई सिचुएशन आ सकती है कि एक अच्छा खासा सैलरी रुक सकता है या फिर बिल्स रुक सकते हैं, कुछ ऐसा डर लगता है आपको? देखिए, एजुटेक में एक है कि जो परफॉर्मेंस होता है एजुटेक का, उसमें एक प्राइम रोल होता है टीचर का जो पढ़ाता है। तो अगर टीचर पढ़ाने जानता है तो प्रॉब्लम जो आएगा, अगर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है न्यूज़पेपर में एवरीडे न्यूज़ छपता है, हालांकि उसमें बायजूस के लिए ज़्यादा छपता है, आकाश के लिए कम छपता है। लेकिन आकाश के लिए अगर कोई भी ऐसा किसी दिन होता है कि भाई सैलरी रिड्यूस कर दी जाएगी या फिर अचानक सैलरी बंद कर दी जाएगी, तो इसके लिए सारे टीचर पहले से इम्यूनाइज्ड हो रहे हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना है कि वो रोड पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन या क्लर्कियल जॉब नहीं कर रहा है। टीचर पढ़ा रहा है। तो आज न कल अगर टीचर यहाँ पढ़ा रहा है तो कहीं और भी पढ़ा लेगा। अगर उसके पास टैलेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए बहुत दिक्कत है जो इन एजुटेक डिपार्टमेंट में या के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें वो चमचागिरी करते हैं, और चमचागिरी के नाम पे वो पदाधिकारी बन के बैठे हैं, और उनके कारण वो इंस्टीट्यूट बदनाम हो रहा है। ये हर एक इंस्टीट्यूट में, मैं बोलूँगा हर एक इंस्टीट्यूट में लोग हैं, उनके लिए दिक्कत होती है। लेकिन जो अच्छे टीचर हैं, खासकर सीनियर टीचर हैं, उनके लिए कभी दिक्कत नहीं होती। सारे लोग सारे इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, निश्चित तौर पर सिर्फ एडटेक में क्या, हर इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं लोगों को बटर करके या फिर चीज़ों को आगे बढ़ा के, और वही लोग अल्टीमेटली वो ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं जो रेसिस्टेंस करते हैं, जो कि रोकते हैं। लेकिन जब ऐसा न्यूज़ आता है, और ये कल की न्यूज़ है या परसों की न्यूज़ है, कि बायजूस चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रत्यूषा और 2 मोर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में बायजूस का बोर्ड, जो बोर्ड मेंबर्स हैं बायजूस के, जो कि अल्टीमेटली कंपनी पॉलिसीज जो हाथ उठा के डिसाइड करते हैं हाँ। कि आकाश को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या जब बायजू रविंद्रम प्रपोज किए होंगे कि आई प्रपोज टू बाय आकाश फॉर $1 बिलियन, इंडिया का मोस्ट वैल्यू ट्रांजैक्शन एडटेक में, तो वो सारे लोग भी हाथ खड़े किए होंगे कि हाँ भाई बेचना, खरीद लो, या फिर 8,000 करोड़ कहाँ से लाया जाएगा, वो सब भी किए होंगे। तो हाथ उठाने वाले लोग, जब कंपनी का पॉलिसी डिसाइड करने वाले लोग रिज़ाइन पे रिज़ाइन किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है। और टाइम टू टाइम इसमें जो हमारे बॉस होते हैं वो इसका मीटिंग भी लेते हैं और अपने स्टाफ को समझाते हैं कि आकाश में ऐसा कुछ नहीं होगा, आकाश के बाहर हो रहा है और वहीं पे होता है, यहाँ नहीं हो सकता। क्योंकि न्यूज़ में बायजूस के, जैसे आपने सुना होगा कि बायजूस ट्यूशन सेंटर, उस पर इफेक्ट आई, काफ़ी बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। लेकिन आकाश का कोई भी सेंटर ने आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि वो बंद हो रहा है और उसको नोटिस आ गई है कि अब आप ऑनलाइन करेंगे, घर से पढ़ाएंगे। तो जब ऐसी नौबत आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन अभी ऐसी कोई बात है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आकाश, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आकाश जो है वो डिटोरिएट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आकाश नंबर्स नहीं झूठ बोलते, नंबर्स किसी भी चीज़ का झूठ नहीं। आकाश का रेवेन्यू रिकॉर्ड हाई पे है, आकाश का प्रॉफिट्स रिकॉर्ड हाई पे है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आकाश और भी अच्छा हो सकता है, कहीं अच्छा, इससे भी ज़्यादा वैल्यूड, मतलब कि हम सब देख रहे हैं 2 टाइम्स वैल्यूएशन पे, 3 टाइम्स वैल्यूएशन पे। और कभी कभी जब आपके पास बायजूस जैसे कॉन्टैक्ट्स हों, जो कि होंगे अभी, बायजूस के सीनियर मैनेजमेंट के कॉन्टैक्ट बहुत तगड़े होंगे, तो वो उस चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे जो कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बल्कि एक्विजिशंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी हाल ही में बायजूस जो है एक्वायर किया एक कंपनी को, उससे उसका लॉस रिकॉर्ड हाई पे चला गया, क्योंकि एक्वायर करने में कॉस्ट लगता है और कैश रिजर्व्स खाली होता है, लॉस में गिन गया सब कुछ। तो ये सब एक प्रॉब्लम्स है। हाँ खैर, वो सब तो चलता रहेगा। हम अब थोड़ा सा एक पर्सनल टीचर स्टूडेंट बात शुरू करते हैं। जब आप क्लास में घुसते हैं, आज भी क्लास में घुसते होंगे आप, 50 आफ्टर लाइक 16-17 ईयर्स, 21 ईयर्स, लाइक 1999 में आप पहला, तो आफ्टर 23 साल इधर हो गया, 1 साल, 24 साल बाद, 24 साल से डेली आप क्लास में घुस रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली। तो क्या आज भी एक्साइटमेंट जो है वही है,
और क्लास में घुसने से पहले आपके दिमाग में क्या चलता रहता है, और क्या आज भी, क्योंकि एक टीचर होता है जो कभी एक्टिवली अपने यंग एज में पर्सनली बहुत एक्टिवली सोचता है कि बच्चे को बेस्ट देना है, लेकिन समय के साथ जब वो एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो पैसिव हो जाता है वो सोच कि मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा वो बेस्ट ही हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं अपने आप में। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जब आप क्लास में घुसते हैं? मतलब ऐसा तो हो सकता है कि भगवान की कृपा हो कि चाहे मैं कितना भी टेंशन में रहूं, चाहे वो पारिवारिक टेंशन हो, चाहे वो डिपार्टमेंट का टेंशन हो, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पड़ोस अगल बगल भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं जब क्लास के अंदर इंटर करता हूँ तो पता नहीं ये सारा चीज़ गायब हो जाता है और मेरे को बस बच्चे दिखाई देते हैं। और सब्जेक्ट कंटेंट की बात कहूँ तो आज मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो सब्जेक्ट कंटेंट में कहीं पे भी रुकावट नहीं है। और चूँकि मैं मैक्सिमम क्लास लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग बोलें तो 4 क्लास पर डे है मेरा, तो सब्जेक्ट मैटर में तो कोई कमी है नहीं, सीक्वेंस में कोई कमी नहीं। बस ये देखना होता है कि क्लास अगर नई क्लास है मेरे लिए तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे तो नहीं हैं जो शरारती हों, और वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप कोई भी भीड़ को कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर आप स्पीच क्या दोगे। तो एक तरह से क्लासरूम जो है, क्लासरूम को बांध के रखना पड़ता है, और क्लासरूम को बांध के रखने के लिए हम लोग तुरंत पता कर लेते हैं कि इसमें किस टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। अगर बच्चे सारे सोबर बच्चे हैं, इवन गर्ल्स भी होती हैं, गर्ल्स और बॉयज़ की बात करें तो गर्ल्स भी कम नहीं होती है आजकल। कई ऐसे गर्ल्स होते हैं जो खासकर रिपीटर बैच उसको बोलते हैं, जो +2 करने के बाद दोबारा मैं भी रिपीटर बैच में था। वो रिपीटर बैच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि थोड़ा टीचर से तफरीह लिया जाए और टीचर को परेशान कर दिया जाए, उसमें गर्ल्स भी आगे रहती हैं, उनका एक ग्रुप रहता है। तो मैं उससे डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करता हूँ जो हमारे एक्सपीरियंस में शामिल है, क्योंकि बरसों के बाद मैंने वो सब सीखा है, और फिर मैं उस क्लास को बांधते हुए फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। क्या करते हैं आप? मान लिया कि सपोज़ मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि जाते ही मैंने देखा कि गर्ल्स एक लड़का एक लड़की साथ में बैठा हुआ है। ये रियल स्टोरी है? हाँ, तो ये अगर साथ में अगर बैठा हुआ है तो बाकी बच्चे का ध्यान उन पे भी जा रहा है, कहीं हमसे ज़्यादा उन्हीं पे जा रहा है। तो उनको मैं पहले कुछ अदर देन, मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उनको हिंट देता हूँ, और कई बार वो बच्चा मुस्कुरा देता है और इशारा भी कर देता है कि मैं सर कल से मैं अलग बैठूंगा, तो ठीक है। अदरवाइज मेरा जो सेकंड स्टेप होता है वो मैं कंट्रोल करना जानता हूँ। डायरेक्ट नेमिंग शुरू करते हैं? हाँ, डायरेक्ट, मतलब फर्स्ट शुरू में तुम नाम नहीं लेना है, और टीचर को मैं यही बोलूँगा कोई भी टीचर डायरेक्ट बच्चे को नाम लेके ना करे, और कोई भी रिलेशन के बाद डायरेक्ट एक्सपोज ना करे बच्चे को, क्योंकि दिक्कत आती है। तो फिर मैं उसको कंट्रोल करके फिर क्लास को आगे लेके चलता हूँ। बीच बीच में क्लास को ह्यूमरस बनाने के लिए कोई जो हमारी घटना है, जैसे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस समय ये कर रहा था तो ये हुआ, तो बच्चे का ध्यान आ जाता है क्लास में, कोई दिक्कत नहीं आती। हम सब उस पर भी आएंगे। हाँ। लेकिन अभी जैसा कि आपने बोला नेमिंग नहीं करना है या फिर ऐसा कोई सिचुएशन, तो हम सब के क्लास में भी जब हम सब का RM बैच था उसमें भी आप मैं जहाँ तक रिकॉल कर रहा हूँ कि एक लड़का था जो कि गर्ल्स रो के साथ बैठने का बड़ा कोशिश करता था, तो आप उसको बोल देते थे कि तुम क्या डेली बैठ जाते हो, जाओ उधर जाके बैठो, या फिर जाओ तुम्हारा दोस्त उधर बैठा हुआ है उधर जाके बैठ जाओ, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन। तो आप काफ़ी ख्याल रखते हैं इस चीज़ का? हाँ, जैसे कोई भी लड़का है अगर लड़कियों के साथ बैठता है तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनडायरेक्टली बात करूँ, तो आगे उसके बच्चों को समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर मैं एक प्रोटोकॉल समझाता हूँ कि ये आकाश का प्रोटोकॉल है, और एक प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए आप क्लासरूम का। अभी तो ये सवाल वाजिब नहीं होगा, लेकिन जब आप शुरुआती दौर में थे क्या आप नर्वस होते थे? और सारे लोग नर्वस होते हैं क्लास में घुसने से पहले, जब 45 बच्चे रहें और आपको पता हो कि 45 बच्चे में कुछ निश्चित तौर पे निकलेंगे जो टेस्ट लेने का कोशिश करेंगे आपका, या जो ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करेंगे, या फिर जो भी वो बिलीव करते हैं या आपसे डिसएग्री करेंगे, तो डिसएग्रीमेंट्स इज़ गुड। तो आप नर्वस होते थे? और कभी आप आकाश में या फिर कभी अभी भी क्लास में घुसने से पहले रिहर्स करते हैं कि क्या पढ़ाना है?
नहीं, क्लासरूम में जाने के पहले तो एक माइंड में सेट करना पड़ता है कि मेरे को आज क्या क्या क्लास लेनी है। तो उसके लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें सीक्वेंस देखना पड़ता है बस। हो सकता है कि मैं छुट्टी के बाद आया हूँ क्लास लेने के लिए, तो सीक्वेंस देखना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ वो सारा ब्रेन में है, वो डिलीवर हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कि नर्वस होने की बात, तो जब मैं शुरुआत के दौर में था तो शुरुआत के दौर में क्लास में नर्वसनेस आती थी इस बात की कि बच्चे कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जो मैं शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, और ऐसा हुआ भी। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा कि जो टीचर होता है, जो अच्छा टीचर होता है, वो बच्चे से ही सीखता है, क्योंकि बच्चे जितना अच्छा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा वो अगले दिन फिर वो डिलीवर कर पाएगा या फिर पूरी तैयार होकर आएगा। तो शुरुआत के दौर में तो हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि एक्सपीरियंस कम था। धीरे धीरे वो नर्वसनेस कम होती गई, और ये हर एक टीचर में नर्वसनेस आती है। ये नहीं कर सकते कि मैं बहुत बोल्ड था राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो आप इकलौते टीचर थे आकाश में जो सिर्फ रिसर्च किए नहीं, रिसर्च इंक्लिनेशन भी रखते थे, और हम सब में भी ऐसा बताते थे कि क्या होता है रिसर्च, या फिर रिसर्च पेपर राइटिंग के बारे में, या फिर लैब विजिट्स के बारे में जब आप अलग अलग जगह गए, या फिर और भी चीज़ों के बारे में जो कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में किए, कि रात में लेट तक लैब में काम करना और ये सब। और जब मुझे भी इनविटेशन आया IIT ISM धनबाद से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद है, कि आप प्रेजेंटेशन में शामिल होइए, वहाँ पर एक था, तो मैंने सबसे पहले आप ही को बताया था। तो उसका पर्पस क्या होता है? लाइक पर्सनल स्टोरी शेयर करने का पर्पस? आप चाहते हैं कि आपके बच्चे और भी रिसर्च में जाएं, या फिर क्या सिचुएशन है? हमारा जो अब रिसेंट एजुटेक चल रहा है जो कोचिंग का, उसमें कई ऐसे बच्चे आते हैं जो स्कूल से डायरेक्ट आते हैं और स्कूल में आज तक उन्होंने लैब नहीं देखा, और उसको मैं पढ़ा रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन, या उसको मैं पढ़ा रहा हूँ जेनेटिक्स का कोई एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर फंजाई का कोई एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो तब तक नहीं समझेगा जब तक उसको विजुलाइज नहीं करूँ। मतलब उसको मैं वहाँ ले जाऊँगा, लैब के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँगा कि मैं वहाँ पे क्या करता था और तुम लोग, और तब वो सीखने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज वो सब्जेक्ट एकदम नीरस हो जाएगा। तो डायरेक्ट केवल थ्योरी पढ़ाना, तो ये कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो है नहीं, है तो ये साइंस। लेकिन हमारा ड्रॉबैक है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई बातें नहीं होती, और जब तक आप प्रैक्टिकल रिलेटेड बातें नहीं करेंगे तब तक बच्चे के दिमाग में आएगा नहीं, और फिर तब बच्चे समझेंगे कि बायोलॉजी केवल रटने का है। तो मैं अभी भी पढ़ाता हूँ, सपोज़ मैं प्लांट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो पहली बात मैं बोलता हूँ कि आपने कभी जंगल विजिट किया है, जंगल में आपने वो चीज़ देखा है? तो बच्चे बोलते हैं उसमें से यस सर मैंने देखा है। और कई बार अब तो क्या है कि अब हो सकता है कि मैं उसका इमेज दिखा पाऊँ बच्चों को, लेकिन फिर भी मैं अगर ये पूछता हूँ कि आपने अगर खीरा खाया है और खीरा के अंदर ऐसा प्लेसेंटेशन होता है, ऐसे सीड का अरेंजमेंट होता है, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। तो लैब विजिट से क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो मोटिवेशन आता है कि ये साइंस क्या होती है, और ऐसे तो केवल मोनोटोनस हो जाएगा कि बस यू हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि आगे भी उसको मेडिकल कॉलेज में लैब में तो जाना है, लैब में ही रहना है, लैब में ही रहना है। तो लैब एक तरह से कहा जाए कि दैट इज़ द फाउंडेशन प्रोग्राम। और मैं ये भी बच्चों को बोलता था कि फर्स्ट टाइम आप मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो डेड बॉडी देखेंगे, तो इसके पहले आपने डेड बॉडी कभी देखा या नहीं देखा, कभी टच किया या नहीं किया? तो कई बच्चे बोलते हैं कि यस सर मैंने टच किया है और काफ़ी ठंडा होता है एक बार। तो इससे उनके अंदर आएगा, मोटिवेशन आएगा, और कल के दिन मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने। साइंटिफिक टेम्परामेंट डालने की कोशिश की जाती है। और जिन लोगों को नहीं पता है, प्लेसेंटेशन का मतलब होता है जब आप खीरा को काटते हैं जो व्यू आता है उसको प्लेसेंटेशन कहते हैं, सीड्स का अरेंजमेंट वगैरह। और सहारनपुर में आपने क्या किया? मेरा जो रिसर्च वर्क था वो था फंजाई। कई फंजाई क्या करता है, इंजाइम सिक्रीट करता है, वो इंजाइम ब्लीचिंग कर सकता है, यानी ब्लीच कर सकता है पेपर। तो ये जो पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है, सभी लोग जानते हैं कि पेपर जो बनता है वो लकड़ी से बनता है, लकड़ी से पल्प बनाया जाता है, वो कलर्ड होता है, उसको ब्लीच करने के लिए उसमें केमिकल यूज कर।
तो मैंने जो यूज़ किया था वो एंजाइम यूज़ किया था, लेकिन पेपर प्रॉपर्टीज़ का करेक्टर जानने के लिए मैं अटैच था सहारनपुर पेपर मिल्स। वहाँ पे सक्सेना साहब थे हमारे को रिसर्चर, वो मेरे को हेल्प करते थे पेपर प्रॉपर्टी के बारे में। यानी पल्प का ट्रीटमेंट एंजाइम से करा के और वहाँ पे पेपर की प्रॉपर्टी देखी जाती थी कि कितना वो ब्लीच कर पा रहा है, और वो पेपर मिल IIT रुड़की से अटैच है। आज भी वो पेपर मिल चलता है या बंद हो गया? नहीं, पेपर मिल चल रहा है। पेपर मिल चल कुछ तो है बिहार में, हम सबको तो कुछ मिला नहीं। सहारनपुर में है। सहारनपुर यूपी। ये भी बिहार में नहीं है। तो एग्जैक्टली बिहार, जैसे और भी लोगों का इंटरव्यू किया वो भी बिहार से। हाँ। अभी तक मैंने सारे लोग बिहार से इंटरव्यू किया, उनका ओरिजिन बिहार से है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ से सारे लोग निकल रहे हैं? और कोई भी, मैं पर्सनली मैं भी शायद वहाँ वापस नहीं जा सकूँ या नहीं जाना चाहूँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग। आपको कोई फेस करना पड़ा प्रॉब्लम्स? बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। जब मैं क्लास 10 तक था तो तब तो नहीं लगा, लेकिन जब कॉलेज में आया तो पता चला कि हमारे जितने भी सीनियर्स हैं वो कोई टिक नहीं पा रहे हैं बिहार में, और उन्होंने रीज़न दिया कि तुम यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि बिहार का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हो पाया। कम्युनिकेशन, रोड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सही नहीं है, और लाइफ यहाँ पे सही नहीं है। आए दिन हमारे टाइम में काफ़ी क्राइम था, क्राइम रेट काफ़ी क्लाइमेक्स पे था। तो और हम सब बात कर रहे हैं 1900। हाँ, ये हम लोग बात कर रहे हैं 1995, 96 उस समय के। CM साहब लालू यादव जी थे। यस, उस समय थे। उस समय क्राइम एक फैशन हो गया था वहाँ के लिए, क्राइम करना, और कास्टिज्म क्लाइमेक्स पे था। किसी भी कंपनी में या इवन इंस्टीट्यूट में या रिसर्च करने में भी पूछते थे कि व्हाट इज़ योर कास्ट, आप किस जाति के हैं। तो वैसे जगह पे हमारे जैसे लोग शायद सरवाइव नहीं करते, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। बर्दाश्त नहीं होता वो सब। बर्दाश्त नहीं होता। और टैलेंट बिहारियों में काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देखूं तो बिहार के जैसा टैलेंट कहीं नहीं। बस बिहार में टिकते नहीं वो लोग, टिकते नहीं, और डिज़र्व भी नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। बिहार का गवर्नमेंट डिज़र्व नहीं करता कि वहाँ के लोग लाए। मैं अपना पर्सनल किस्सा बताता हूँ कि मैंने पर्सनली सब कुछ झेला है बिहार में, कास्टिज़म से लेकर रंग भेद से लेकर सब कुछ। और रंग भेद तो खैर उतना नहीं होता इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग डार्क स्किन्ड होते हैं, लेकिन कास्टिज़म बहुत ज़्यादा, DAV जैसे रेप्यूटेड संस्थान में कास्टिज़म झेला है। ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं, हम सब काफ़ी DAV में काफ़ी कोशिश की जाती है कि लोगों को बहुत वैल्यूज़ प्रोवाइड किए जाएँ। इसमें मैं DAV का टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा गलती भी नहीं देता हूँ, और उनको सेटल भी किया गया। जो लोग कास्टिस्ट थे उनको बहुत बुरी तरह से पनिश किया गया, बहुत बुरी तरह से। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि जब हम सब क्राइम की बात करते हैं, कि थोड़ा सा पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन हम सब सब चीज़ के बारे में बात करते हैं, और ये मेरा स्टूडियो और मेरा कैमरा है, कोई हमको किसी चीज़ से रोक नहीं सकता। तो बिहार में जब लालू यादव की गवर्नमेंट आई, और आपने तभी बिहार उसके कुछ दिन बाद ही छोड़ दिया 1999 के आसपास, उससे थोड़ा पहले, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लालू यादव की जो गवर्नमेंट थी, लालू यादव की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत रिटेलिएटरी गवर्नमेंट थी? मतलब कि जो फॉरवर्ड कास्ट था बिहार का, वो इतना ज़्यादा अत्याचार किया बैकवर्ड कास्ट पे, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, आप खुद फॉरवर्ड कास्ट के हैं, क्यों मैं नाम से समझ गया, और बिहार में ये बहुत ज़्यादा फैशन है कि लोग सरनेम से समझ जाते हैं, लेकिन मेरे सरनेम से कोई नहीं समझ सकता कि मैं किस कास्ट का हूँ। मेरा नाम कमल कृष्णा है, सरनेम आउट है यहाँ से। तो बिहार में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा बैकवर्ड कास्ट को कि बैकवर्ड कास्ट तैश में आ गया, गुस्से में आ गया बहुत ज़्यादा, और हम सब यूनाइट हो गए, खास करके बैकवर्ड के सारे लोग, और गुस्से में सारे लोग जाके बटन दबा दिए। नॉट एग्जैक्टली गुस्से में, मतलब कि उनको कुछ दिखा नहीं, उनको पता था कि हम सब क्या इलेक्ट कर रहे हैं, हम सबको पता था। मैं भी जब बात करता हूँ अपने फैमिलीज से या फिर अपने फ्रेंड्स के फैमिली से, जो कि बहुत सारे लोग यादव हैं, बहुत सारे लोग जो भी हैं, पर्सनली मुझे बहुत घृणा है कास्टिज्म से, और जो भी लोग पढ़े लिखे रहते हैं उनको घृणा है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटेलिएट, बदले की भावना आ गई समाज में कि ठीक है, तुम हमें परेशान करोगे, हम सब एकजुट हो जाएंगे और ऐसे किसी को इलेक्ट कर देंगे जिनका नारा ही होगा बूढ़ा बाल साफ करो। तो आपको नहीं लगता कि वो चीज़ बिहार में आ गई जो कि सत्यानाश कर दिया सब कुछ का? वो ठीक था कि पुरानी जो जमींदारी प्रथा थी उसमें तंग किया गया कुछ कास्ट को, पर्टिकुलर कास्ट को,
लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने पूरे ग्रुप को एक साथ ब्लेम कर दिया, क्योंकि सभी अगर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करें तो सारे बैकवर्ड बदमाश नहीं होते और सारे फॉरवर्ड बदमाश नहीं होते। तो इसमें क्या करना था, इसमें कुछ हेट्रोजीनस रोल करके, यानी होमोजीनस कर दिया कि नहीं साहब हम एक तरफ और आप लोग एक तरफ, दूसरे तरफ। तो उसके कारण क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट के लोग समझने लगे कि अब बिहार में रहने से फ़ायदा नहीं है, और फिर माइग्रेट किए। और माइग्रेट करने में जो नाजायज़ फ़ायदा उठाया वो अपोजिट कास्ट वाला भी उठाया। ब्यूरोक्रेसी आ गई, ब्यूरोक्रेसी में सीधे कास्टिज़म की बात हो रही है। जहाँ पे जो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा था वो कास्टिज़म के कारण बर्बाद हो गया। दोनों तरह से अगर हम बात करें हायर कास्ट की, सपोज हायर कास्ट का कोई प्रिंसिपल है तो वो चाह रहा है कि वो हायर कास्ट के स्टाफ को रखे हैं, जो बैकवर्ड कास्ट का प्रिंसिपल है वो चाह रहा है कि बैकवर्ड कास्ट का रखें। तो दोनों तरफ से ये गड़बड़ चलता रहा। जब इकोनॉमी बहुत गड़बड़ हो गई तब अचानक याद आया कि नहीं साहब अब चेंज करना चाहिए, और फिर चेंज हुआ। फिर नीतीश बाबू आए। नीतीश बाबू आया, और नीतीश बाबू में ऐसा चेंजिंग आया कि लगा कि बिहार वापस जाना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ फिर बाद में। हाँ, फिर बाद में बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है, होम स्टेट बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है। और हम सब कभी बिहार वापस नहीं, खासकर मेरा तो पता नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ सेटल हो गए, अच्छा पैकेज हो, वो तो कभी नहीं जाने भाई। वाले। आज भी हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो इवन दिल्ली, आपका दिल्ली एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद, इवन गुजरात में अगर देखें तो बाहर के लोग का जो माइग्रेटेड लोग हैं जिन्होंने घर खरीदा है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर बिहार का है। डरते हैं वो लोग, उनको लगता है अब नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। रिसोर्स जो है बिहार में, मैनेजमेंट सही नहीं है कुछ। हम सब बिहार की बात कर रहे थे, तो बिहार के सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं हाँ वो कोटा जाते हैं। ठीक है। तो हम सब कोटा की बात करते हैं। कोटा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई प्रमुख तौर पे होती है इस देश में। बहुत सारे लोग जाते हैं और हर साल 18 लाख बच्चे मेडिकल का एग्ज़ाम भी देते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं। 15 लाख, 16 लाख, इस बार 18 लाख हो गया, अगले साल हो सकता है कुछ और नंबर बढ़ जाए। और उसमें से मेजोरिटी पॉपुलेशन ऐसे बिहारियों का आता है जो कि कोटा से पढ़ते हैं, या फिर जो कोटा के बच्चे होते हैं ओवरऑल, मतलब कि जो कोटा गए होते हैं। कोटा में आए दिन खबर आ रहा है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। हाल ही में खबर आया कि 2 बच्चों ने फिर सुसाइड कर लिया, और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोटा का, उसने रोक लगा दी कि 2 महीने तक टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टेस्ट के बाद प्रेशर बढ़ जाता है, रोको टेस्ट। और आनन फानन में फिर किया गया कि स्प्रिंग वाले पंखे अटैच किए जा रहे हैं, या फिर बालकनी नेट्स अटैच किया जा रहा है। पर्सनली मैं कोटा में था, 11th-12th की मैंने कोटा से, 13th के बाद मैं गया आकाश में। तो मुझे कोटा से पर्सनली बहुत प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे सारे दोस्त छीन लिए, मेरा पूरा पर्सनल लाइफ तबाह हो गया, मेंटल स्टेट ख़राब हो गया, इसलिए मुझे 1 साल का ब्रेक भी लेना पड़ा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कोटा का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा क्विक फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, रादर देन रूट कॉज को देखने के? आपको ऐसे में क्या लगता है? पहले तो जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, जो मैक्सिमम बच्चे बिहार और यूपी के जाते हैं, तो घर से वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। एक्सपेक्टेशन के साथ वो अपना स्टेटस उस समय का नहीं देखते कि वो किस लेवल पे थे। सपोज कोई बच्चा अभी 50% या 55% +2 में लेके जा रहा है, या 10th सही नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा मोटिवेट किया जाता है कि तू कोटा जाएगा तो कोटा में बहुत अच्छा करेगा। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ से वो जा रहे हैं। वहाँ जाते हैं तो वो बहुत बड़ी मंडी है, जिसको बोला जाए कि वो पुराने बच्चे हैं वहाँ पे, कुछ नए बच्चे हैं। तो पुराने बच्चे से अगर वो कंपेयर करना शुरू कर दें, स्टार्टिंग से ही कंपेयर करेंगे, तो उनको फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, आप अचानक 50% वाले 90% का कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात कि हमारा जो स्टैंडर्ड चल रहा है और आगे का स्टैंडर्ड है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है। जो भी वहाँ पे टीचर हैं, वो टीचर मोटिवेट भी कर रहे हैं बच्चे को, मोटिवेट कर रहे हैं कि साहब आप डॉक्टर हो, डॉक्टर बनोगे। लेकिन कंटेंट की बात करें तो क्या उनका कंटेंट तैयार है जो आने वाले टेस्ट के लिए सही है या नहीं, ये वो जब तक जज नहीं करेंगे। और पेरेंट्स से बार बार फ़ोन पे होता है कि बच्चे मैं सारा चीज़ बेच के तुमको भेजा हूँ वहाँ पे, सारा ज़मीन जायदाद और तुम्हारे में लगाया हूँ, देखना तुमको बन के आना है वहाँ से। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद वो नहीं बन पाएंगे, तो फिर वो सुसाइड का सहारा लेते हैं। लेकिन कोई एक कारण आप नहीं कर सकते, एक कारण से ही सुसाइड नहीं हो सकता।
कुछ और कारण भी है सुसाइड होने का। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को या साइकोलॉजिस्ट को इस पे ध्यान देना चाहिए और इंस्टीट्यूट को एक साइकेट्रिस्ट भी वहाँ पे रखना चाहिए। हम सब फ़िलहाल नोएडा एनसीआर में हैं, दिल्ली एनसीआर में, और मैं जब दिल्ली में था तो मैं कोटा से जितना नफरत करता हूँ दिल्ली से उतना ही प्यार करता हूँ। ये मेरा पर्सनल थॉट्स है। और क्योंकि दिल्ली में अगर आपको ब्रेक चाहिए होता है स्टडी से तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कोटा में स्टडी से ब्रेक इसीलिए नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ के पार्क में भी लोग कोचिंग के टी शर्ट्स पहन के हैं। मेंटल ब्रेक नहीं मिल सकता आपको, आप कुछ भी कर लें आप उस लाइफ से दूर नहीं हो सकते। और शायद यही एक प्रॉब्लम होता है कि पूरे शहर को ही जब आप एक एजुकेशन बेस बना दें और स्पेसिफिक एक ऐसे एग्ज़ाम का बेस बना दें जिसको क्रैक करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत बढ़ने लगता है। क्योंकि लोगों उस शहर में पर्टिकुलरली फोमो आ जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मैं यहाँ से रिजल्ट नहीं दूंगा, पर्सनली उस शहर के कोचिंग की बात कर रहा हूँ, कोई और मुझे रिप्लेस कर देगा। लेकिन दिल्ली में मैं वैसा नहीं देखता हूँ क्योंकि दिल्ली का इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आप देखते हैं कि दिल्ली में भी वैसा सिचुएशन आ सकता है जो कोटा में है, या फिर वहाँ की सिचुएशन यहाँ पे रेप्लिकेट हो सकती है? अगर हम पिछले 6 मंथ की बात करें तो 6 महीने से दिल्ली में भी एक कंपटीशन सा हो गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, वो भी ड्रेस पहन के रोड पे निकल रहे हैं और मेट्रो ट्रेन में या बसेस में उसी टाइप का ड्रेस पहना जा रहा है जैसा कोटा में था। कोटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है। और दूसरी बात मैं बोलूँ तो कोटा में एक और ड्रॉबैक है, डेट इज़ द साइबर कैफ़े। मेरे हिसाब से अगर टेलीकम्युनिकेशन का रिपोर्ट लिया जाए तो साइबर कैफ़े वहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा है, एजुकेशन वाइज बहुत ज़्यादा है। और साइबर कैफ़े के साथ साथ एक और है, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कहीं पे कई सोर्सेज से, कि वहाँ पे ड्रग भी आ चुका है। और ऐसा सुनने में आया है कि दिल्ली में भी ड्रगिस्ट इंटर कर चुके हैं। तो पेरेंट्स को ये सब पे ध्यान देना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ रह रहा है, और ख़ासकर हॉस्टल और पीजी में ये भी ध्यान देना चाहिए कि उनके पार्टनर कैसे हैं। क्योंकि जो इस तरह का केसेस होता है वो पार्टनर उसको मोटिवेट करता है करने के लिए, और ख़ासकर वैसा पार्टनर जो पिछले 2-4 साल से तैयारी कर रहा है। मतलब रिपीटर्स रेपुटेशन अच्छी नहीं है, रिपीटर्स अच्छी नहीं है। रिपीटर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो बहुत अच्छा सुझाव देते हैं और एक वो चाहते हैं कि मैं अपने जैसा इसको मोल्ड कर लूँ, उनका नंबर ज़्यादा हो चुका है। एक और मैं देख रहा हूँ दिल्ली जैसे एजुकेशनल में कि जो नियर बाय स्टेट हैं उसके कुछ शरारती बच्चे आते हैं और आए दिन काफ़ी मारपीट होती है। बेसिकली आप बात कर रहे हैं दिल्ली में जो हरियाणा के बच्चे घुस के धो देते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा। और वो ये कह के करते हैं कि मैं लोकल हूँ और तुम मेरे से डर के रहो। लेकिन फिर वही बात कही जाए कि बिहार और उत्तर प्रदेश अगर हम बोलें तो उसमें भी बच्चे कम नहीं हैं, तो वो भी फिर लड़ते हैं। कोई कम नहीं। उधर हरियाणा वाले मिल जाएंगे, इधर यूपी वाले मिल जाएंगे, लड़ लो सब लोग। हाँ, तो ये सफ़र करेंगे, ऐसा है। लेकिन सुसाइड का केस अभी वैसा दिल्ली में नहीं आया है, अभी तक बचा हुआ है। आपको लगता है कि बचा हुआ रहेगा? अभी तक है कि बचा हुआ रहेगा, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा है, दिल्ली के खासकर बच्चे में वैसा कंसर्न उतना नहीं आता टेस्ट के प्रति कि वो टेस्ट में अगर नंबर कम आए तो सुसाइड करें। कोई और कंसर्न हो सकता है लेकिन टेस्ट वाला भी कंसर्न नहीं है। और आपके जैसे टीचर्स भी हैं जो कि खुश रखते हैं बच्चों को? नहीं, बच्चे को हमेशा डराना नहीं चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए और पर डे के हिसाब से उनको टारगेट बताना चाहिए कि कितना पढ़ना चाहिए और इसका क्या ड्रॉबैक है क्या नहीं। अगर मैं किसी टीचर से बात करूं, खास करके ऐसे टीचर से जो कि प्रिपरेशन कराते हैं नीट या IIT जैसे एग्ज़ाम्स की, और ये सवाल ना करूं तो जस्टिस नहीं होगा। मैं सबसे करना चाहता हूं, कम से कम जितने ज़्यादा लोगों से हो, मैं भी देखूं सबका व्यू क्या है, या एज के अनुसार व्यू किस तरह से बदलता है, कि क्या किसी लड़के को या लड़की को रिलेशनशिप में आना चाहिए या फिर प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान। और एग्जैक्टली मैं ये भी क्लियर करना चाहूँ कि अगर कोई आया है 13th में मान लीजिए दिल्ली और आकाश में एडमिशन कराया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड क्लास 9th से है उसके साथ, 9th 10th 11th 12th 4 साल हो गया, उसको लग रहा है कि दुनिया जहाँ यही है और यही प्यार मेरे साथ हमेशा रहेगा, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलतफहमी रहती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसे वाकई भरोसा है, जो कि ठीक भी है, भरोसा होना चाहिए।
तो आपका क्या एडवाइस है उसमें, रहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? क्योंकि नए में आना तो मुझे लगता है कि आप क्लियरली बोलेंगे मत आओ, लेकिन जो चल रहा है उसको रोका जाए या कंटिन्यू किया जाए? देखिए, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम रिजिड नहीं हो सकते। और मेरे हिसाब से अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 9th क्लास से ही एक दूसरे से फ्रेंडशिप शुरू किया है, तो उसको लिमिट में रहना चाहिए पहली बात। और लिमिट का मतलब दायरे में रहना चाहिए, और दायरे में रहते हुए वो अपने को इनसिक्योर ना समझे, क्योंकि अभी उसकी दुनिया पड़ी हुई है। और वो पहले उस जगह पे जाने की कोशिश करे जहाँ से उसकी लाइफ बननी है। और उसके लिए अगर वो सेक्रीफाइस करना है तो जो मोबाइल है, मोबाइल चैटिंग है, ये सब कम करे और ये कॉन्फिडेंस रखे कि ये हम दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। अगर ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी हिला तो फिर वो डाइवर्ट हो जाता है, फिर पढ़ाई से उनमें मन नहीं लगता, और उसमें एक बिल्कुल ही परफेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाने की उनकी ज़रूरत होगी। तो वो एकदम कॉन्फिडेंट रहे, मोबाइल कम यूज करे, टारगेट अपना बनाए, और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि एक ऐसा हर्डल आ चुका है इतने बड़े पॉपुलेटेड कंट्री के लिए, इतने लोग 20-21 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कि 2 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो हम कंपटीशन से बाहर हैं। अब रही बात की नया रिलेशन, तो कई ऐसे रिलेशन होते हैं जो नेचुरल होता है, जिसको क्रिएट नहीं किया जाता है, हम क्रिएट नहीं कर सकते, हम उसके पीछे। तो ऐसा देखा गया है सोसाइटी में कि कई लोग लड़कियों का पीछा करते हैं और फिर वो रिलेशनशिप होता है। तो अगर नेचुरल रिलेशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि सबकी लाइकिंग अलग अलग होती है, और ख़ासकर ऐसे बॉय कैंडिडेट ट्रैप हो जाते हैं जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। तो उस बॉय को एडवाइस है कि अपने काम से रखे, लेकिन रिजिड ना हो, क्योंकि रिजिड होने पे फिर उसको दिक्कत आएगी। और टाइम विल कम जब वो कम्पीट कर जाए तो रिलेशन को बहुत अच्छे ढंग से निभाए। मतलब मैं जेनजी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। सर ने बहुत ज़्यादा करेक्ट होके बोला है कि प्यार व्यार का चक्कर में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर पहले से आ रहे हैं तो उसमें वो कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई किसी और से बात कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है या लड़ाई वड़ाई के चक्कर में इनसिक्योर नहीं होना है। मोबाइल से दूर रहना है, मोबाइल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर आपको हेल्प चाहिए तो काउंसलर से संपर्क कीजिए। और अगर नई रिलेशनशिप में कोई आ रहा है तो सबसे पहले आने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। किसी से प्यार हो गया तो ठीक है, दोनों तरफ से सिचुएशन है ठीक है। लड़कों को है कि लड़कियों का पीछा ना करें, और एक्सट्रीम लेवल पढ़ने में जो अच्छे लड़के हैं उनका फर्स्ट फोकस करियर होना चाहिए। और इस तरह से बिलीव ना करें कि शी इज़ द वन, शी मे बी नॉट द वन, मतलब कि कोई और भी हो सकता है। हाँ, मैं अपने क्लास में बताता हूँ बच्चों को कि बच्चे, जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो फ्रेंडशिप का इतना ऑफर आएगा कि तुम सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। रिलेशनशिप का इतना ऑफर आएगा? हाँ, रिलेशनशिप बहुत सारा ऑफर आएगा, और शायद अच्छा ऑफर आएगा। तो हम इस टाइम, जो अभी का जो टाइम है, जो लाइफ का एक क्लाइमैक्स होता है, उसको बर्बाद ना करें। और उसमें सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस होता है, रुकावट पैदा करता है, वो है मोबाइल चैटिंग। तो हम मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। मैं भी अभी फर्स्ट ईयर BBA में हूँ। जैसा कि आपको भी पता है कि मेडिकल ड्रॉप करने के बाद मैं बिज़नेस में चूँकि इंटरेस्ट था, इसीलिए बिज़नेस ही पढ़ने का शुरू किया और बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया। उतना रेप्यूटेड कोर्स नहीं है, लेकिन मुझे भी पता है कि आगे का कुछ और भी प्लान है मेरा। लेकिन कॉलेज में मैं देख रहा हूँ, खास करके ऐसे कॉलेजेस में जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे नशे का कल्चर बहुत ज़्यादा है, पार्टिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है। खास करके नोएडा के कॉलेजेस में लोग एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं स्मोक करते हुए, या फिर उनकी फ्रेंडशिप तब अच्छी होती है जब एक दूसरे का शराब पीते हैं, क्लब्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को बेसिकली आग लगा देते हैं। मैं शराब पीने के खिलाफ़ नहीं हूँ, या फिर मैं स्मोक करने के खिलाफ़ इसलिए नहीं, जबकि मैं लाइफ में आज तक कभी ट्राई भी नहीं किया स्मोक, मतलब कि सिगरेट मैंने आज तक ट्राई नहीं करी, ट्राई करने के नाम पर भी नहीं, और ना ही शराब पिया है, कभी नहीं पिया। लेकिन मैं इसलिए खिलाफ़ नहीं हूँ क्योंकि अगर कोई सिर्फ हेल्थ बेसिस के ऊपर उसको जज कर रहा है कि सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, सो इज शुगर इज़ ऑल्सो इंजूरियस टू हेल्थ। और मैं कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीता हूँ, तो मैं भी कोई हेल्दी नहीं हूँ, मैं ओबीस थोड़ा सा हूँ, ओवरवेट हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मुझे, तो मैं भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पे हूँ। तो आई थिंक इसीलिए मैं चॉइसेस का रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे आपसी रिलेशनशिप्स में, मतलब कि एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग में, जब आप स्मोक करते करते ही नेटवर्क कर सकें,
या फिर शराब पीते हुए ही, या फिर सबसे बड़ी बात है बुलिंग करते हुए। मतलब किसी एक को पकड़ लिए और 4 लोग मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं और बुली कर रहे हैं और 4 लोग हंस रहे हैं, तो दोस्ती अच्छी गहरी हो रही है, और इस नाम पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि भाई तुम तो दोस्त हो अपने। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? कैसे बचें? मुझे क्या एडवाइस है? मैं अपने कॉलेज में पर्सनली बहुत फेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में भी एक बार तो क्या हुआ कि हमारे सारे फ्रेंड्स सिगरेट पी रहे थे, और सिगरेट का जो पॉकेट है, मतलब डब्बा, वो हमारे पॉकेट में था, और हमारे मामा जी ने देख लिया और जाके रिपोर्ट कर दिया घर में कि सुभाष जो है सिगरेट पीता है। लेकिन घर वाले ने कहा कि नहीं नहीं, वो पीता नहीं है, वो भले ऐसा करता है। और कई बार ऐसा भी मौका आया है कि हॉस्टल में हमारे रूम में लोगों ने, दोस्तों ने शराब पिया, लेकिन मैं एक बूंद भी नहीं लिया। आज तक आपने शराब आज तक नहीं लिया। और दोस्त ठीक है, शुरू में ऐसा लगता है, फीलिंग आती है कि अगर 10 फ्रेंडशिप हैं, 10 लोग हैं उसमें, तो 9 लोगों का काफ़ी इंटरेक्शन है, मैं आइसोलेटेड हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो बाकी रेस्ट जितने भी 9 हैं फ्रेंड, वो आपको चाहते हैं, वो जानते हैं कि ये कुछ नहीं लेता, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई काम आपका रुकेगा। बट ये केवल अल्कोहल के बेसिस पे या स्मोकिंग के बेसिस पे हम फ्रेंडशिप को आगे कंटिन्यू करें, ये कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है। फीलिंग ऐसी आती है, बट आगे दिक्कत नहीं आएगी। और बुलिंग के बारे में क्या ख्याल है? जब एक लोग बैठते हैं और वो उनका मज़ा लिया जाता है 4-5 लोगों के द्वारा बहुत बुरी हाँ, तरह से। वो भी मोमेंट्री होता है, उसको आप थोड़े समय के लिए इग्नोर करो, लास्टली वो उसके लास्ट बहुत दिन तक वो नहीं चलता, वो फिर ठीक हो जाता है। मुझे अगर ऐसा होना होता है तो फिर एक ट्रेडिशन सा बन जाता है कि आपको अच्छा करना है तो आपको ये करना होगा। ये कोई नहीं है कि अच्छा करने के लिए मेरे को शराब पीना है, और अच्छा करने के लिए मैं स्मोकिंग करूँगा, फिर ड्रग भी लूँगा, तब मेरे से जो लोग होंगे उनका कांटेक्ट अच्छा होगा, ये कभी नहीं सोचने। स्लिपरी स्लोप है, मतलब सिगरेट से शुरुआत होती है लेकिन रुकता वहाँ कोई नहीं है। नहीं, इसको इग्नोर करना चाहिए। अगर आपका जब उसमें नहीं जाना है तो इग्नोर इट, उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन कल्चर बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कल्चर जो होता है ना, वो लाइफ में कल्चर बहुत दिन तक एक नहीं चलता। आप बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कल्चर की ऐसी तैसी मैं यही हूँ, बदलूंगा नहीं। यस, अगर मैं ठीक हूँ तो बस दुनिया ठीक है। सही बात है, बाकी कोई चीज़ है कोई दिक्कत नहीं है, वो दुनिया आपके पास आएगी। और आप अगर गड़बड़ है और लाख आप उनके आगे पीछे करें, उनके साथ शराब पिए, सिगरेट पिए, एक दिन आपको वो छोड़ देगा। वो कहेगा कि आप यू आर नथिंग। मैंने भी लाइफ में बहुत बार सिगरेट खरीदा है, बहुत बार। लेकिन रीजंस कुछ अपने होते हैं, मतलब कि बस मन नहीं किया सिगरेट पीने का। और मैं थोड़ा सा सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन भी हूँ, थोड़ा सा घमंडी टाइप का इंसान हूँ। तो घमंड इस तरह का है कि मेरा कंट्रोल मेरे मन पे है ना, कि मेरे मन का कंट्रोल मेरे पे है। मतलब कि मैं सिगरेट का गुलाम क्यों हूँ? सिगरेट मेरा गुलाम है, मैं नहीं पीऊँगा। मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है कि मैं थोड़ा अलग टाइप का सोच रखता हूँ इसमें, इसीलिए मतलब कि मैं थोड़ा मास्टर जैसा फील करना चाहता हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई सोल, शायद इसीलिए भी मैंने कभी नहीं पिया। उसके बाद जब बॉन्डिंग की बात आती है, जब बुलिंग की बात आती है, तो अक्सर कॉलेजेस के लोग, खास करके जो जेनजी हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो काफ़ी डरते हैं। आपको नहीं लगता ऐसा कि पहले जो था बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस होते थे, खास करके दोस्तों के बीच, और अभी जो कॉन्वर्सेशन है वो बुलिंग और एक दूसरे का मजा लेने में, या फिर प्रॉब्लम्स को करने में, या फिर किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में, या प्रोफेसर्स को परेशान करने में ही निकल जाता है? आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे उम्र के लोग डरते हैं, और उस डर को छुपाने के लिए वो ये सब करते हैं। डरते इस बात से हैं कि उनको लगता है कि उनको कोई धोखा दे देगा, कि अगर वो अपने फीलिंग्स को जाहिर करेंगे या वल्नरेबल होंगे तो उनको लोग कमज़ोर समझेंगे, या फिर वो बस अपना एक हार्ड इमेज मेंटेन करके रखना चाहते हैं। क्या आपके टाइम में भी ऐसा था? नहीं, ऐसे लोग एवरी ईयर मिलेंगे आपको, लेकिन इनका नंबर काफ़ी कम होता है और ये बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं करते ऐसे। सेशन के बीच में छोड़ने का जो प्रभाव है वो कोटा से शुरू हुआ, कि सेशन के बीच में टीचर्स छोड़ते हैं, और मॉनेटरी टर्म्स में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ये सबको पता है, कोई इस मामले में बात नहीं करना चाहता है, लेकिन यही सच है कि अगर आप सेशन के बीच में छोड़िएगा तो मॉनेटरी टर्म्स में आपके बैंक अकाउंट पे ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। और निश्चित तौर पे आपको लगता है, अगर फील होता है कि आपके रिसोर्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके जो मित्र थे, आपके जो दोस्त थे,
किसी का नाम नहीं, जो भी हाँ, लोग थे जो सारे भी। लोगों को आप पहचानते थे। हाँ। वो लोग पर्सनल एम्बिशन के चक्कर में 20 सेशन में छोड़ना सही नहीं था? कई बार ऐसा होता है कि किसी टीचर का जो रियल इमेज होता है वो मैनेजमेंट तक ठीक से नहीं पहुंच पाता। उसका कारण कई बार पर्सनल भी होता है। जैसे मैं हूँ और मैं क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ शायद ये मैनेजमेंट तक नहीं पहुँच पाया। तो जब तक मैनेजमेंट तक नहीं पहुँच पाया और इसको ओवरलैप करने के लिए कोई और बंदा भी तैयार है, वो फ़ायदा ले जाता है। तो शायद उनके साथ वही हुआ कि वो इतने अच्छे टीचर, इतने सिंपल वे में पढ़ाने वाले टीचर, और ख़ासकर जो फिजिक्स है उसको इतने सिंपल से वो पढ़ाते थे, तो वो मैसेज ऊपर तक पहुंच नहीं पाया। और उसका कारण जो मेन कारण मैं समझता हूँ वो उनकी सिंप्लिसिटी थी। हाँ, उनका रहन उनको हम सहन, सब भी बहुत हल्के में लेते थे। हाँ, हल्के में। और एक टीचर है कि वो काफ़ी अपने को मैं ही मेंटेन हूँ। करके रखता है और वर्डिंग ऐसा यूज करता है जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन के रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो काम करता हो। सही बात। तो वो चीज़ विजय सर में नहीं है, और यही कारण है कि वो सफ़र किए। शायद मेरे हिसाब से अब ये शायद उनको ये चीज़ आ गई करना, अब ये अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ मैनेजमेंट को जब तक गई और तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था। टू लेट फॉर मैनेजमेंट। विजय सर के लिए कुछ लेट हैं, वो काफ़ी खुश हैं। और वो आकाश को बहुत प्रेज भी करते हैं, खास करके चौधरी सर को भी बहुत प्रेज करते हैं, आकाश का सीनियर लेवल मैनेजमेंट को भी बहुत प्रेज करते हैं। अगर कुछ बीच में कुछ कड़वाहट पैदा हुई है तो ड्यू टू द अदर फेलोज, नॉट विजय सर। और आपको पता होगा कि वहाँ से विजय सर से काफ़ी सीनियर टीचर भी वहाँ गए, हाँ, लेकिन वो उतना पॉपुलर नहीं हो पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। रजत सर भी गए, मैं नाम ले सकता हूँ, क्योंकि रविकांत सर भी गए। उनकी पॉपुलैरिटीज़, अब क्या हो सकता है कि एक बंदा, एक टीचर वो बड़े बड़े सिंपल वे में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हो और एक टीचर बड़े कॉम्प्लेक्स वे में न्यूमेरिकल सॉल्व करता हो, तो दोनों में बहुत अंतर है। हालांकि रजत सर तो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सीनियर हैं, उनसे सीनियर भी हैं और अच्छे भी टीचर हैं, लेकिन वो शायद वैसा एक्सप्लोर नहीं पर्सनल कर पाए। कनेक्शन बनाने में विजय सर बहुत अच्छे हैं। हाँ, पर्सनल People's person, students person। या स्टूडेंट पर्सन, स्टाफ रूम का माहौल, वो सब इनका सब बिल्कुल सही है। बट ये है कि अपने को ये एक्सपोज नहीं कर पाया कि ही इज़ ए गुड टीचर। एक्सपोज करना शायद कभी कभी ज़रूरी होता है, ज़रूरी होता खुद को मार्केट करना। है। यस, वो शायद मेरे में भी नहीं आता। और विजय सर के मामले में अब बात हो रही है, तो हम सब पर्सनली जब मैंने उनसे बात करा तो मैं काफ़ी स्टन रह गया कि ये बंदा कहाँ से उठे हाँ। और क्या किया अपने लाइफ के साथ, एकदम बदल के रख दिया। और अभी कभी भी उनके जो बच्चे होंगे वो कभी भी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि उनके पिता कहाँ से उठे हैं। हाँ, बिल्कुल चेंज करके रख दिया। सही बात। कभी वैसा स्ट्रगल नहीं देख पाए, उनका फैमिली अब कभी वैसा स्ट्रगल नहीं देखेगा। कभी नहीं। हम सब थोड़ा फैक्चुअल बात पे आते हैं। एज अ टीचर, आपके लिए एक आइडियल बच्चा क्या होता है? आप अगर एक आइडियल बच्चे को इमेजिन करेंगे, बच्चा परफेक्ट आपके हिसाब से, ऑफ कोर्स सब कुछ सब्जेक्टिव होता है, तो आइडियल बच्चा क्या होगा? सबसे पहले एक आइडियल स्टूडेंट वो होता है जो सामने वाले टीचर को, जो सामने पढ़ा रहा है ना, उसको रिस्पेक्ट दे। क्योंकि ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम लोग उसी को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं जो हमें कदर करता है। तो सामने वाले को सबसे पहले वो रिस्पेक्ट दे, पहला फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग है कि अगर वो रिस्पेक्ट देगा तो ऑब्वियस है कि उसको टीचर भी वैसा उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे। और पढ़ाई में वो क्या करे, एक स्टूडेंट को सोबर तो होना चाहिए लेकिन सेल्फिश ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब तक वो सेल्फिश नहीं होगा, और सेल्फिश में ही फिर फ्रेंडशिप मारी जाती है, यानी वो फ्रेंडशिप के चक्कर में कहीं अपनी पढ़ाई का नुकसान ना कर बैठे, तो सेल्फिश होना चाहिए। और रही बात कि पेरेंट को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक पेरेंट के कारण ही वो आज वहाँ पे बैठा हुआ है। तो टीचर को रिस्पेक्ट दे, पेरेंट को रिस्पेक्ट दे, और अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करे। ये तो फिर मतलब कि टारगेट फिक्सिंग, पेरेंटल रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, और क्लासरूम में जब तक क्लासरूम चले वो उसका ध्यान केवल सब्जेक्ट पे होना चाहिए। कई ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने को
सुपर बनाने के लिए बीच क्लास में वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हालांकि वो जवाब भी देते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे बच्चे आगे जाके नुकसान होता है। वो मुस्कुरा देता है तो टीचर समझ जाता है कि इसको पता होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर बीच में बहुत ज़्यादा बोलता है तो जो टीचिंग कंटेंट है उसको डिस्टर्ब करता है वो। तो ऐसा बच्चा क्या करे, अगर कुछ भी पूछना है तो लास्ट में पूछे। क्लास जब एंड हो जाए, जब टीचर बोले कि साहब हाँ एनी क्वेश्चन, तो बच्चा बोले तो टीचर बहुत खुश होगा। बीच में पूछना, टीचर ये समझता है कि ये मेरा टेस्ट लेना चाह रहा है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उसको देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो लगता है कि बस टीचर और उनके बीच ही वार्तालाप चल रहा है, बाकी लोग इग्नोर। नीट के बच्चों के लिए बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस 360 नंबर आता है 720 में, 50% वेटेज रखता है बायोलॉजी, जिसमें से कि 50% का 50% यानी 25% ओवरऑल वेटेज बॉटनी रखता है। तो बायोलॉजी में अक्सर प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि चीज़ें भूलने लगते हैं बच्चे। मैं भी पर्सनली बायोलॉजी में बहुत कुछ भूल जाता था। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे लोग पेंसिल लेके पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, बहुत सारे लोग नोट्स पढ़ते हैं। एग्जैक्टली आप क्या करते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में, या फिर आपने जिन टॉपर्स को देखा या जिनका सिलेक्शन हो गया उनको देखा, वो क्या करते थे? सबसे पहले तो हम स्टार्ट करें कि बच्चे को जब क्लासरूम में आना चाहिए तो वो टॉपिक सुपरफिशियल ही पर सही वो पढ़ के आना है। मान लिया कोई भी चैप्टर आज होना है तो उसको पता है कि आज क्या होना है, तो वो पढ़ के आए। सेकेंड है कि जब वो क्लास में कोई भी चीज़ नोट डाउन करता है, वो प्रॉपर नोट डाउन करे, उस नोट्स को वो प्रॉपर मेंटेन करे। और जो मेन कंसर्न है, आप सुनते भी होंगे कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का एक ड्रॉबैक ये है कि एनसीईआरटी में स्टेटमेंट तो है, उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बच्चे ये ना समझे कि दिस इज़ द फाइनल पॉइंट। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपके पास टीचर है। और रही बात, जितने भी एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको प्रैक्टिकली अपने माइंड में लाए। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्लेसेंटेशन, आपने बताया था कि कैसे ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है, तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि यस ये प्लेसेंटेशन है। अगर वो मूली देख रहा है तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये मूली रूट है। अगर वो स्वीट पोटैटो देख रहा है तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये स्टेम। और ईच एंड एवरी डे, जैसे हमारी 2 क्लास होती है तो 2 क्लास होती है तो दोनों क्लास को घर पे जाके रिवाइज करना ज़रूरी है। और एक और मैं पॉइंट बताता हूँ अपने क्लास में बच्चों को कि आप अगर कोचिंग में जाते हो तो 2 क्लास करते हो आप। जैसे मान लिया बॉटनी किया आपने और फिजिक्स किया, तो बॉटनी फिजिक्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आपका केमिस्ट्री और जूलॉजी भी पढ़ोगे। तो आप 24 घंटे में एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसमें ऑल दी 4 सब्जेक्ट आने चाहिए, और उसको 60 to 40% लेके चलिए। बायोलॉजी को कम रखिए, लेकिन बायोलॉजी डेली पढ़ना है, क्योंकि 360 नंबर लाने के लिए बायोलॉजी को आपको डेली पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे डेली तो आपको 360 नंबर नहीं आएगा। और बायोलॉजी में सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको साइटोलॉजी नहीं आती, क्रोमोजोम नहीं आती, तो आपको जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक, अगर आपको ज्योग्राफी नहीं आती तो आपको इकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। तो सीक्वेंसिंग इसलिए ज़रूरी है। और हमारा जो एनसीईआरटी बुक है वो 11 से लेके 12 तक प्रॉपर सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है। और सीक्वेंसिंग करेंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। आजकल क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ अच्छे बच्चे एनसीईआरटी के डायग्राम को खाने के बाद एक बार देख लेते हैं तो उसको याद हो जाता है। क्योंकि ये अगर डायग्राम मान लिया एल्गी का डायग्राम देख रहा है तो उसमें तुरंत याद आता है कि इसका रिजर्व फूड क्या होगा, इसके मोटाइल स्ट्रक्चर कैसे होंगे, ये सारी बातें। तो बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है, ना कि रटना है। क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक टर्म आता है, बल्कि टीचर ग्रुप में, कि ओ यू आर बायोलॉजी टीचर, तो आप रटते होगे। ऐसा कुछ भी नहीं। आप क्लास में भी बोलते थे कि जब मैं किसी शादी ब्याह में जाता हूँ तो मैं नहीं बताता कि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, मैं बताता हूँ मैं फिजिक्स टीचर हूँ। बल्कि वहाँ पे डाउट सेशन में मेरे को कई बच्चे फिजिक्स का टीचर समझते हैं। तो बायोलॉजी में 360 नंबर लाने के लिए आपको एनसीईआरटी, क्लास नोट्स एंड PYQ ओनली। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन इग्नोर कीजिए आप। एक कहा जाता है कि आपके पास अगर सब्जेक्ट कंटेंट है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आजकल बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले देखते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट बाद में देखते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। और PDF पढ़ने की कभी भी कोशिश मत कीजिए। PDF आपको नुकसान पहुंचाता है। और कोई मार्केट में अगर गाइड बुक है अवेलेबल तो उसको इग्नोर कीजिए। आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। अगर आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा मटेरियल चाहिए
तो आप कंसर्न टीचर से बात कीजिए कि मेरे को जेनेटिक्स के लिए कुछ अच्छी बुक बताएं, तो टीचर बताएंगे आपको, या हो सकता है देंगे भी। जेनेटिक्स के लिए बता दीजिए सर, कौन सी अच्छी बुक होती है जेनेटिक्स के लिए अभी अगर, और ये तो ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कि आप अपने मॉड्यूल को चाट चुके हैं जेनेटिक्स में, एनसीईआरटी को पूरी तरह से पी चुके हैं, तो फिर एक्स्ट्रा बुक आप पढ़ सकते हैं। तो अब क्या बुक पढ़ना चाहिए? अगर हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंडियन राइटर बताएं ताकि उसको समझ में आ सके, तो अभी जो जेनेटिक्स की बहुत अच्छी बुक है जिसमें सब चीज़ें हाई लेवल भी है, लो लेवल भी है, वो पीके गुप्ता की बुक है। पीके गुप्ता। और नाम क्या है बुक का? जेनेटिक्स। अच्छा, सिंपल जेनेटिक्स, पीके गुप्ता। पीके गुप्ता। तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। और अगर मैं यूँ बोलूँ तो 2009 या 10 में जो पेपर आया था, तो उससे 17 क्वेश्चन आए थे उसी बुक से। बहुत बड़ी बात है, 17 क्वेश्चन तो बात। और मेरे को ये भी याद है कि जो फ्रंट ऑफिस पे जो भी आता था वो पूछता था कि आपके यहाँ बॉटनी की और फिजिक्स की फैकल्टी कैसी है, तो बताया जाता था कि भाई बॉटनी की फैकल्टी अच्छी है। तो क्योंकि जेनेटिक्स से 17 क्वेश्चन आए थे। हम सब इस बात पे काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट कैसा हो, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द रियल थिंग्स एंड द आइडियल थिंग। तो अभी के बच्चे में आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जो कि उसको एकदम ठीक कर ही लेना चाहिए? अभी का बच्चा क्लास में आता है तो सबसे पहले उसको लगता है कि ये टीचर सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, तो उसके लिए तुरंत वो कंटेंट को वीडियो पे देखता है, वो घर जाके वो गूगल पे देखता है या फिर वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर करता है। मेरे हिसाब से ये जल्दीबाजी करता है वो, तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अगर आदत पड़ गई तो वो फिर क्लास को ठीक से नहीं सुनेगा और उसको लगेगा कि नहीं साहब मैं तो वीडियो देख लूँगा। और मैं अगर आपको बताऊं कि पिछले हमने इस पर थोड़ा रिसर्च भी किया है कि बच्चे बोलते हैं कभी कभी क्लास में कि सर आपने ये चीज़ ये ऐसे पढ़ाया, सो मैंने कहीं वीडियो देखा था उसमें उन्होंने ये भी लाइन ऐड किया। तो मज़े की बात है कि वो पुराना जो हमारा आकाश का पैकेज है जो अब अवेलेबल नहीं है पर मेरे पास है, उसका वो लाइन बाय लाइन ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो आप मेजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं। यस। तो ये क्या है कि इससे क्या होगा, इससे बच्चा का नुकसान होता है। आप compete करने आए हो, नॉलेज लेने नहीं आए हो। पहली बात, किसी भी कंपटीशन में, इवन भारतीय प्रशासनिक सेवा है तो वहाँ पे नॉलेज के लिए आप नहीं जाते, वहाँ पे क्रैक करते हैं आप कैसे क्वालिफाई करोगे। IIT भी क्वालिफाई करते हैं। तो बच्चों को ये चाहिए कि क्लास में जाएं और टीचर को कॉन्फिडेंस मिले या टीचर के कंटेंट पे विश्वास करें। हाँ, हो सकता है कि 4 टीचर में से 1 या 2 टीचर उतना नहीं खरे नहीं उतरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल दी 4 टीचर ऐसा होगा, क्योंकि एक नया ट्रेंड चला हुआ है हमारे यहाँ कि जूनियर टीचर्स भी अब क्लास में जा रहे हैं और टीचिंग लाइन के लिए थोड़ा ड्रॉबैक है ये, चाहे वो डॉक्टर हो या वकील हो, टीचर हो, अगर एक्सपीरियंस कम हो तो शायद उतना अच्छा नहीं होता। मतलब आप बेसिकली उन चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं जो कि रिसेंट हायरिंग्स हो रही हैं एडटेक में। यस। और है ना, और ऐसे टीचर जो कि निकले हैं अभी अभी मास्टर्स करके या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करके, उनको उठाया जा रहा है और क्लास में डाल दिया जा रहा है। वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं, वो डर रहे हैं क्लास में जाने में। एक और प्रॉब्लम आ रही है कि जो नए टीचर आ रहे हैं वो सीनियर से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब इस लाइन में आए थे तो सीनियर से काफ़ी इंटरेक्ट करते थे कि और क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना है वो सब बताते थे वो। अब वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे और वो डायरेक्ट क्लास में जाते हैं, इसलिए उनकी जो लाइफ है, ये जो यहाँ पे वो स्टे करना है जितने दिन के लिए, वो नहीं करते। वो हार्डली 6 मंथ 8 मंथ हार्डली 1 ईयर में उनको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरे इंस्टीट्यूट। इंटरेक्शन कम हो रहा है टीचर, इंटरेक्शन बहुत कम, पर्सनली वो आ रहा है बीच में। यस। और बच्चे मोबाइल के कारण, बच्चे सारी चीज़ मोबाइल पे देखना पसंद कर रहे हैं। लिखने की आदत जा चुकी है बच्चों की। सेम चीज़ विजय सर भी बोले। हाँ, राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो चीज़ लिखते हैं नोट्स में और उसके बाद पढ़ते हैं ना तो वो डबल हो जाता है। और कोई ऑलरेडी रिटन मटेरियल है, इवन हमारे टाइम में भी फ़ोटोकॉपी होता था, तो जब हम फ़ोटोकॉपी लेके पढ़ते थे तो वो सही नहीं होता था, बल्कि एग्ज़ाम में हम लोग कई पॉइंट स्किप करते। हम सब एक दिन इतिहास बन जाएंगे, आप भी हम भी। हो सकता है कि ज़्यादा लोग हम सबको याद भी ना रखें, हम सबका एक लिमिट होता है। आप जब इतिहास बन जाइएगा, जब आप यहाँ नहीं रहिएगा,
आप कैसे सोचते हैं कि कैसा चाहते हैं कि लोग आपको किस तरह याद रखें? मैं आपको किस तरह याद रखूँ, या फिर आपसे प्यार करने वाले आपकी अपनी फैमिली, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है उसके स्टूडेंट्स, आपको कैसे याद रखें? ना मेरे को इस तरह से याद करे कि एक टीचर काफ़ी सीरियस नहीं होना चाहिए, बल्कि वो फ़नी होते हुए भी सब्जेक्ट मैटर को इस तरह से एक्सप्लेन कर दे ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा करे। ह्यूमरस गुड टीचर की तरह याद रखे Yes, आपको। humorous good। क्योंकि केवल सीरियस टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं अपना टाइम याद करता हूँ, हमारे साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर थे, जर्मन रिटर्न थे, पूरी क्लास सीरियस रहते थे और कुछ नहीं हम लोग को आता था, बाद में जीरो हो जाता। तो वैसा मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हमारा क्लास काफ़ी ह्यूमरस हो और शायद मेरे से ज़्यादा बच्चा इंजॉय करता हो, मैं भी इंजॉय करता हूँ। आपके लाइफ के बहुत सारे सक्सेस की बात की हमने, आपने बोर्ड टॉप किया, GRF क्वालिफाई किया जो कि आजकल बहुत बड़ी बात है, फिर SRF क्वालिफाई किया, Yes। फिर गेट क्वालिफाई किया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स, पोस्ट डॉक्टरल किया, डॉक्टरेट डिग्री की, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं। आपकी लाइफ के किसी फेलियर के बारे में आपको याद है जो कि आपको मेंशन करना चाहिए, या फिर जो आप मेंशन करना चाहते हैं कि जब आप अपने रॉक बॉटम पे थे? क्योंकि हर इंसान, खास करके टीचर्स, अपने बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि अगर रॉक बॉटम हिट करो या बहुत फेलियर हिट करो तो हिम्मत मत हारो, लेकिन कभी आपको लगा कि अब छोड़ देना चाहिए या हिम्मत हारनी? हाँ, मैं जो है ना, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की का भी प्रिपरेशन किया था। तो उस समय हमारा सब्जेक्ट था बॉटनी और एंथ्रोपोलॉजी। तो उसमें जो है, उसमें मेंस तक जाते कि मैं रह गया था, मतलब मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था ड्यू टू द सब्जेक्ट प्रॉब्लम। तो चूँकि हमारे फादर ऑलरेडी SDM थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तो मेरा भी था टारगेट कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं। लेकिन उसके बाद मैं मायूस रहा काफ़ी दिनों तक। तो ऐसा लगा कि मैं हार चुका हूं कि अब जो है, अब मेरे पास सामने कोई ऐसा जॉब नहीं है, या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहता हूं, मेरा जो एम था वो नहीं पूरा हुआ। और उस समय आपके पास कौन कौन एजुकेशन था? मास्टर्स कर लिया था आपने? यस, मास्टर कर लिया था, मैं मास्टर कर लिया था। और मैं अगर ये बताऊं कि मैं गेट भी कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरा टारगेट था मैं उधर जाऊं, क्योंकि उसके बाद प्रेशर के कारण, मतलब ये कहें कि मैं दोबारा फिर मन मार के रिसर्च ज्वाइन किया था। SRF में आए थे? SRF नहीं, JRF। अच्छा, JRF में आए थे। JRF तभी, JRF उसी बेसिस पे मेरे को मिला था, गेट के अच्छा, बेसिस ओके पे। ओके ओके। अदरवाइज मेरा वो एम तो था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाए। जाऊँ, बिल्कुल। आपको इस बात का कोई गिला है कि आप नहीं जा पाए, कोई शिकवा? यस है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। और शायद ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। उस समय बॉटनी नहीं लेना था मेरे को एज ए सब्जेक्ट। क्या लेना चाहिए था आपको? बॉटनी के जगह पे मैं कुछ अदर भी सब्जेक्ट ले लेता, हिस्ट्री ले लेता तो ज्योग्राफी ले लेते, या ज्योग्राफी ले फिर लेता। सोशल स्टडीज़ का कुछ? एंथ्रोपोलॉजी तो ठीक था, बॉटनी दिक्कत। बहुत टेक्निकल हो गया था। टेक्निकल था, पता नहीं एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता था लिखना, या क्या चाहता था वो नहीं। यही चीज़ है कि जो हिंदी माध्यम के लोग होते हैं आज बहुत झिझकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के लोग बहुत बुरी तरह से उनको एक लॉबी हो गई थी कि IITians अपने बच्चों को काफ़ी नंबर देते थे, इसलिए IIT से ज़्यादा बच्चे आने लगे थे UPSC में। ये सब फैक्टर्स आज भी हैं। इंग्लिश माध्यम के लोग आगे बढ़ते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स सही चुनना होता है। बहुत, आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं अपने लाइफ में। मेरे जैसे बच्चों के लिए कोई एडवाइस कि हम सब दोस्त कैसे चुनें? क्योंकि खास करके मैं बहुत झिझकता हूँ दोस्ती करने में, बड़ा डर लगता है कि क्या हो जाए, तो किन लोगों को भरोसा किया जाए? सबसे पहले तो ऐसे दोस्त से बचो जो तुम्हारी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करता हो, ठीक है। और कभी उसको जज करने की कोशिश करो कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी वो तुम्हारे साथ अटैच रहा और आपको हेल्प करता रहा। उसमें कभी कभी उसको फ़ायदा नहीं हुआ, फिर भी वो हेल्प किया। और आजकल कई दोस्त होते हैं कि आपके साथ अटैच इसलिए होते हैं कि हो सकता है कि आपके फादर अच्छे पोस्ट पे हो, या फिर आपके ब्रदर किसी अच्छे पोस्ट पे हो, तो उसी बहाने उसका काम निकल जाए, और काम निकलते ही फिर वो धीरे से निकल पड़ता है। या फिर आप कभी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं तो उसको आप नोट्स दे रहे हो, उसके बेसिस पे वो दोस्ती नहीं करता, आपको खिलाने पिलाने में लगता है। तो आजकल बड़ी डिफ़िकल्ट है अच्छे दोस्त को पाना, बट ये समझना चाहिए, बहुत माइन्यूटली स्टडी करना चाहिए कि ये
कहीं हमसे फ़ायदा तो नहीं लेने जा रहे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आपके भी पिताजी एसडीएम थे? बहुत बार हुआ है हमारे साथ, और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहा हूँ, और उसके बाद अपना नेचर मैंने चेंज किया। क्या मैं चेंज किया बहुत जल्दी आपने? विश्वास कर लेता था दोस्त पे। अब कि भरोसा नहीं करते आप? अब मैं एकदम नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मतलब सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल, ये मेरे को लगता है कि ये होमोसेपियंस का, यानी मनुष्य का एक पार्ट है, और सीखता कब है, जब उसको धोखा मिलता है। आपके पिताजी एसडीएम थे, तो ये कहना तो बिल्कुल सही होगा कि आप एक, और खास करके बिहार में ब्यूरोक्रेसी जहाँ के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्यूरोक्रेसी मानी जाती है, कि लोग सरकार, खास करके मिस्टर लालू यादव के समय की तो नहीं, लेकिन उसके बाद के समय की, या फिर उसके पहले के समय की, पहले, तो उस समय जो सीएम वगैरह थे वो काफ़ी रिलाई करते थे, आज भी करते हैं। तो पावर तो निश्चित तौर पे होगा, तो आप काफ़ी प्रिविलेज्ड फैमिली में शुरू हुए, तो आपको कोई डिफरेंस लगा कि आपके अपब्रिंगिंग में और बाकियों के अपब्रिंगिंग में क्या अंतर, आपके दोस्तों के अपब्रिंगिंग में क्या अंतर था? नहीं, मैं ये बताऊंगा कि मेरे फादर इस मामले में बहुत अच्छे हैं, अभी भी हैं हमारे फादर, और कभी भी मिसयूज़ नहीं किया पावर का। मैंने अभी कहा था कि हमारे प्रिंसिपल भी मेरे को डांट सकते थे, ऐसा नहीं था कि एसडीएम का बेटा है ये। और कोई भी काम होता था तो हम लोग जो पिताजी का जो प्यून होता था उससे नहीं करवाते थे, पर्सनल करते थे। तो कभी हमारे अंदर वो घमंड भी नहीं आया, और कभी मिसयूज़ नहीं किया, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस समय और अभी। इवन मैं गवर्नमेंट की वकील होती थी तो हम लोग कभी उसका यूज़ स्कूल जाने के लिए नहीं किया। और हम सब कब की बात कर रहे हैं ये हमारे फादर रिटायर हो गए थे 95 में। 1995 से पहले की बात कर रहे हैं हम सब। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, अभी की एसडीएम में भी बहुत पावर होता है। अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया है, और मेरे जैसे अरियल लोग आ गए हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, और चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पब्लिक सर्विस हैं, पब्लिक सर्वेंट्स। यू एंड आई पे देम देयर सैलरी। इनफैक्ट मेरे फादर भी एचएम हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो पब्लिक सर्वेंट है, प्योर पब्लिक सर्वेंट। कोई भी आके सवाल कर सकता है उनसे, करते भी हैं लोग, बहुत बहुत बुरी तरीके से भी करते हैं कभी कभी, पार्ट ऑफ द जॉब है। और कभी कभी उस बात को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए कि हम सब डेमोक्रेसी में रहते हैं और हम सब सवाल कर सकते हैं। लेकिन तब के, इनफैक्ट आज के एसडीएम बहुत तैस में रहते हैं, तो तब के एसडीएम तो खैर किसी के भी ऐसी तैसी कर सकते होंगे। उस समय जहाँ तक याद है मेरे को कि उस समय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना नहीं था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मतलब कि कोई भी नेता चैम्बर में इंटर कर जाना, उसकी हिम्मत नहीं थी कि इंटर करे। उस समय ब्यूरोक्रेसी काफ़ी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग थी। आज उतनी नहीं। आज नहीं है। आज अगर अपने स्टेट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, मतलब मेंटेन करना। बहुत सारे लोग इस बात को अलग गलत मानते हैं, अच्छा नहीं मानते। मैं पर्सनली नेताओं के पक्ष में ज़्यादा रहता हूँ, उसका एक वजह, और खास करके इलेक्टेड लोगों के पक्ष में, भाई आपको वोट पड़ा है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है। एसडीएम तो पढ़ लिख के बने, निश्चित तौर पे वो अच्छे हैं, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। एग्जैक्टली, हाँ, वो इलेक्टेड ऑफिशियल्स का मिसयूज भी हो रहा है, इंटरफेयर करते हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ, खास करके बिहार जैसे जगह। हाँ, खूब करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करते हैं। अगर आपको 20 साल पहले जाने का मौका मिले, 2000 के आसपास, उससे भी पहले 25 साल पहले जाने का मौका मिले, जब आप बिगिनिंग कर रहे थे अपने करियर का, अपने आप को कोई एडवाइस देना चाहेंगे अगर अभी के नॉलेज के अनुसार, अगर कभी पीछे जाने का मौका मिले? हाँ, एडवाइस ये देना चाहूँगा कि हमेशा लाइफ में जहाँ पे तुम हो उससे बाहर क्या हो रहा है इसका पता होना चाहिए। अपने आप को आप ये एडवाइस दीजिएगा? क्योंकि कुछ पता नहीं था, और जब मैं बाहर निकला ना तो ऐसा लगा कि जब मैं दिल्ली पहली बार आया तो ऐसा लगा कि हम लोग बेकार हैं, मतलब हम लोग को बहुत चीज़ पता नहीं। ये सबसे बड़ा इसलिए कहा जाता था कि उस समय भी जो बाहर निकल गया अर्ली एज में तो वो बहुत अच्छा किया, जो बहुत लेट निकला उसको टाइम लगा। आप किस उम्र में निकले थे दिल्ली के लिए? मैं दिल्ली में तो एमएससी के बाद आया था। उम्र क्या था आपकी उस समय? उस समय एमएससी में वही 24-25। बहुत यंग है, मतलब नॉट एग्जैक्टली यंग, लेकिन एकदम सही समय पे आप एमएससी किए। इन यंग ही है, 24 ईयर्स, तो एमएससी हो गया 24 ईयर्स में। आपके बारे में कोई ऐसी बात जो कि आप पब्लिक डोमेन में है, या मिसकंसेप्शन है जो कि आप क्लियर करना चाहते हो आज? कोई गलत बात या फिर कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो लोग आपको सही से जानते हैं? सही से जानते हो, और कुछ भाई लाइफ में किसी का शायद काम नहीं हुआ होगा तो शायद वो मेरे को बुरा मानते होंगे, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं किया। हमेशा सबको प्लीज़ करने का कोशिश किया, कभी भी कुछ गलत करने का कोशिश। हम सब काफ़ी रिसर्च के बारे में बात किए,
आजकल के आपका एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद है क्लास में कि आप कोई अचीवमेंट लेके आए थे और पुराना किस्सा सुना रहे थे। आप अपने घर गए और आपने अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने पूछा कि पैसे मिलेंगे इससे, वो क्या था और आपको कैसा लगा उस समय? जैसे मतलब अगर मैं ऐसे बताऊं कि आज कोई भी कुछ पूछता है किसी से कि आप क्या करते हैं, अगर वो बोलता है कि मैं जीआरएफ हूँ और फेलोशिप में हूँ, तो पहली बात तो वो फेलोशिप ठीक से समझता नहीं है, और अगर समझता भी है तो मॉनेटरी पे आ जाता है और पूछता है कि आपको कितना पैसा मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन एक फेलोशिप में भी एक स्टूडेंट ही होता है। एक स्टूडेंट को बहुत चीज़ नहीं चाहिए, क्योंकि वो हॉस्टल उसको मिला होता है और सब्सिडाइज रेट पे खाना मिलता है। लेकिन हम घर में जब डिस्कशन किया, मैंने सोचा कि लोग अप्रिसिएट करेंगे, लेकिन अप्रिसिएट के बजाय लोगों ने कुछ ऐसी बात की, डीमोटिवेट करने की कोशिश की कि इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब आपका जेआरएफ हो चुका था। यस। तो मेरे को लगा कि फिर क्या करना चाहिए। उसी गुस्से मूवमेंट आगे मतलब दिखाने के लिए कि गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि मैं जब पीजीटी बायोलॉजी ज्वाइन किया था नवोदय विद्यालय, तो वो एक आ रहा था कि गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो उसका अप्रिसिएशन मिला था। लेकिन जेआरएफ का अप्रिसिएशन नहीं मिला, जो इंडिया के हित में सही नहीं है। और इसलिए इंडिया में पीएचडी वर्ड बोलते ही लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़ होगा। बिल्कुल, बहुत बुरा आदत है ये, बहुत बुरा हाल है। जबकि रिसर्च में मैं बता रहा हूँ कि हमारे रिसर्च लैब में काफ़ी फैसिलिटी थी, और हम लोग रात 12-1 बजे 2 बजे कैसे निकल जाता था पता नहीं चलता था। बड़ी अच्छे माहौल थे। यूँ कहें तो कि अभी का जो जॉब का है, इससे बहुत अच्छा माहौल था रिसर्च का। रिसर्च तो एक नशा जैसा होता है, दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता, और बड़े ही गुड रिलेशन, मतलब कि जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ सब काम करते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है। जब मैं आईआईटी धनबाद गया था कॉन्क्लेव में, कॉन्फ्रेंस में, वहाँ के आइजर पुणे के लोग, जो कि इंडिया का मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, आईआईएससी के तो लोग नहीं थे, आईआईएससी बेंगलोर के लोग नहीं थे, लेकिन आइजर पुणे, आइजर भोपाल के लोग थे। और वो बहुत ज़्यादा, ड्रेस से जज करना किसी को सही नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने बिल्स को पे करने में। और जब मैंने कईयों से बात की, जो बहुत सारे लोग पीएचडी फेलो थे, जो पीएचडी कर रहे थे, परस्यू कर रहे थे, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड था पीएचडी, कि सबमिट हो चुका था, रिजल्ट आना या पब्लिश हो जाए पेपर, यही सब। मैंने जब उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे आगे आफ्टर पीएचडी, पूरा एक्सपेक्टेशन था मेरा, मैं काफ़ी खुश था, भाई इन बड़े बड़े लोगों के बीच हूँ, कि अब तो बस पोस्ट डॉक्टरल करना है, पीएचडी के बाद जो रिसर्च होता है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, रिसर्च करेंगे। और उनके जवाब से मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। उनका जवाब था कि अब कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए या किसी भी तरह का नौकरी मिल जाए तो हम कर लेंगे। यस। तो क्या आपको लगता है कि यही सच है? और बिल्कुल सच है, और ये चीज़ मेरे को एसआरएफ के टाइम में ही पता लग गया था। मुझे ये चीज़ क्लास 11-12 में पता लग गई थी। तो ये तो अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज लोग चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि चंद्रयान 3 के पीछे कितने लोग का रिसर्च वर्क है। अभी वो तालियां बजा रहे हैं, और वहीं पे अगर ये बात हो कि चंद्रयान 3 के रिसर्च में ये फेलोशिप में काम करते थे, तो शायद वो फिर अपना वापस ले लेंगे। अच्छा, नौकरी नहीं मिली थी आपको? ट्रेन में भी हम लोग जब निकलते हैं या इवन फ्लाइट में भी चलते हैं, तो अपने पड़ोसी को कभी नहीं बोलते कि मैं रिसर्च किया था। इवन आजकल अगर यूँ कहें तो टीचर का भी उतना ज़्यादा क्रेज नहीं है जितना एक स्टेट बैंक के प्यून का क्रेज है। सही बात। तो ये सरकारी नौकरी, एमए करके बिहार में लोग अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी करके अप्लाई कर रहे हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है। और गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा बर्बाद हो रहा है इसमें। जैसे भाई मेरे ऊपर इतना गवर्नमेंट ने दिया, खर्च किया। सही बात। तो लास्ट में अगर मैं रिजल्ट के बारे में बोलूँ तो ठीक है, मैंने 30% सेव किया था क्लोरीन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में। लेकिन जब मैं जॉब के लिए गया पल्प एंड पेपर मिल, मैंने अप्लाई किया था, तो वहाँ के सीनियर बॉस ने बोला कि तुमसे ऊपर एक और होगा जो तुमसे एज में कम होगा। अच्छा, क्लियर है? तुमसे एज में कम होगा, वो मैनेजमेंट का आदमी होगा।
अच्छा। बिजनेस मैनेजमेंट करके जो MBA करके आते हैं, हाँ, तो तुम शायद तुम पूरी तरह से टेक्निकल वाले होगे और उसको कंट्रोल करेगा। मैं वापस ले लिया, मैं बोला कि मैं टीचर बनना पसंद करूँगा, मैं वैसे जगह पे नहीं जाऊँगा। फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा आप। यस, क्योंकि हम मेरे से जो बॉस है मेरा, वो मेरे से कम उम्र का है, तो कैसे करो। और टेक्निकल उसके पास नॉलेज भी नहीं है। एकदम नहीं, एक पैसा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो आप control कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, छुट्टी लेनी है, वो सारा चीज़ देख रहे हैं। तो आप बोलेगा तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं चाहिए जॉब। नहीं चाहिए बस, तो मैंने जॉब छोड़ा। अगर कोई पूछता है कि आपने इतना रिसर्च करके जॉब क्यों नहीं किया, पल्प में एकदम जॉब का ऑफर था, पल्प उसी इंडस्ट्री में, लेकिन एक पॉइंट था। मुझे भी ऑफ़र था जब मैंने NCSC में नेशनल में गया, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रिसर्च बहुत इनिशियल फेज़ में था, मैंने डिक्लाइन कर दी। मुझे समझ में आ चुका था कि अगर मुझे दुनिया बदलनी है, और दुनिया बदलनी है सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरों की दुनिया बदलनी है, खुद की भी तो दुनिया बदलनी है। खुद की भी फैमिली होगी, आगे लोग कैसे याद रखेंगे, या फिर खुद की भी तो भाई लाइफ होती है, उसके लिए तो बिजनेस ही है, या फिर बिजनेस, या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप ज्वाइन करना। आजकल ये चीज़ है, उस समय नौकरी टीचिंग फील्ड में आना, काफ़ी अच्छा मॉनेटरी कंपनसेशन था, ऐसा सब सिचुएशन। आपको कोई गिला शिकवा कि अगर आप रिसर्च परस्यू करना चाहते तो नहीं कर पाए, या फिर ऐसा? नहीं, क्योंकि उस समय की जो हालात थी, ऐसा लगा कि अब शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, और ऐसा कुछ घर से सपोर्ट तो शुरू में तो मिलता है, बाद में मिलता नहीं है। तो ऐसा लगा कि शायद जो हमारी सराउंडिंग है वो सही बोल रही है, तो मैंने शिफ्ट करना चाहा। मतलब कोई गिला शिकवा नहीं है? नहीं, बट फ्रस्ट्रेशन शुरू में था कि इतना वर्क मैंने क्यों किया। इतना पेपर पब्लिश हुआ, बड़ा मेहनत लगता है। 5 इयर्स बहुत बड़ा होता है। 5 इयर्स लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, जो मैंने वहाँ दिया। और इवन रात भर वो चौकीदार भी बोलता था कि और तुमको कोई काम नहीं है, रात भर क्यों जगते हो। तो उसको खाना भी लाना पड़ता होगा आपके लिए। पूरा और मैं जब मेरा एक दोस्त है, उसका 3-4 पेपर पब्लिश हो चुका है, लेकिन किसी को भरोसा ही नहीं होता कि 19 साल के लड़के का पेपर कैसे पब्लिश हो सकता है, जबकि किसी का भी पेपर पब्लिश हो सकता है। अगर उसको मतलब पेपर पब्लिश करने के लिए आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक रिसर्चर के अंदर काम करना होता है, अपने सारे डाटा को वेरीफाई करना होता है, एक इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट चाहिए जो कि एफिलिएटेड होना चाहिए, और अच्छे से प्रेजेंट करके उसको सबमिट करना होता है। लेकिन काफ़ी अनसर्टेन भी होता है, पेपर रिजेक्ट भी हो जाता है। तो अक्सर लोग शक करते हैं कि 20 साल के लड़के का रिसर्च पब्लिश नहीं हो सकता। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इस मामले में, लेकिन मुझे पता है कि वो आगे चल के मैं उसे परस्यू नहीं करूँगा। नहीं, एक और चीज़ प्रॉब्लम आई है कि लोग अपने आगे डॉक्टर लगाते हैं, जबकि वो डॉक्टर है नहीं, आज तक रिसर्च लैब देखा नहीं, तो फिर उन्होंने वो डॉक्टर क्यों लगाते। तो वहाँ पे भी एक शक की निगाह से देखा जाता है। सपोज यू आर डॉक्टर SK कुमार हैं आप, तो वो हो सकता है कि कोई बंदा बोले कि ये रियल में रिसर्च किया है या नहीं किया है, ये पता करना होगा। आप अपने नाम के आगे कभी डॉक्टर नहीं लगाते? मैंने आकाश के आईडीज़ में भी देखा आपके, या फिर उससे पहले भी शायद नहीं लगाया आपने, ऐसा क्यों? मेरा बैंक भी स्टेटमेंट में डॉक्टर लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, लेकिन आकाश में जब मैं ज्वाइन किया, तो जो यहाँ के चेयरपर्सन थे उनसे मेरी बात हो गई। मैंने बोला कि सर, यहाँ पे कई ऐसे टीचर आते हैं जो PhD नहीं होते फिर भी डॉक्टरेट लगाते हैं। और चेयरमैन से आपकी मतलब है डॉक्टर JC चौधरी? यस। तो उन्होंने वो बहुत अप्रिसिएट किया इस बात का कि एकदम तू सही बंदा है। वो आपसे बड़े खुश थे, आप उनसे हमेशा खुश थे, हमेशा क्लास में भी इस बात का जिक्र आज भी अगर वो आ जाए तो हमारे यहाँ, तो मैं तो कभी नहीं हटूँगा। काफ़ी लॉयल हैं। काफ़ी लॉयल है, वो वर्क को जानते हैं, वर्क क्या है उसको जानते हैं, बस दुनिया में बहुत बड़ी। आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट क्या है अपने लाइफ में अभी तक की? मैंने बहुत अपने लाइफ में मेहनत किया, लेकिन परिवार होता है, परिवार में बच्चे भी होते हैं। तो हमारा जो बड़ा वाला बेटा है, तो वो IIT क्वालिफाई किया। तो जब मैंने दशहरा का टाइम था, मैं जब रिजल्ट देखा, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर मैं अपने से देखा और लिखा हुआ था क्वालिफाइड IIT। मैं बहुत खुश हुआ। अभी कौन से कॉलेज में हैं वो? अभी वो IIT में उसका ब्रांच नीचे मिल रहा था, तो फिर वो कंप्यूटर के लिए IIT में ज्वाइन। बहुत सारे लोग करते हैं और काफ़ी अच्छा है IIT। तो IIT में उसको खड़गपुर मिल रहा था, IIT खड़गपुर, तो वहाँ पे सिविल मिल रहा था। तो अच्छा। वो मना कर दिया चूँकि उसका था। हाँ, तो कंप्यूटर साइंस लिया है IIT दिल्ली। तो वो पढ़ने में ठीक था, लेकिन एक लगना ज़रूरी था कि IIT क्वालिफाई किया। सही बात। वो प्रिंट करके मैंने रख लिया, तो मेरे लिए शायद
सबसे बड़ा अचीवमेंट, मतलब कि आपके लिए सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट आपका अकम्पलिशमेंट है ही नहीं, आपके बेटे का है। हाँ, क्योंकि मेहनत भी मैंने किया था उसके लिए काफ़ी। हाँ, उसको काफ़ी proper- ट्रेजर करते हैं आप। हाँ, प्रॉपर गाइड करना, सब करना। उसमें मैं कई टीचर का अगर नाम लूँ तो विजय सर का भी रोल है। विजय सर का? यस। आप और विजय सर काफ़ी यू गो वे बैक, मतलब आप दोनों सालों से एक दूसरे मैं को जानते पहचान लेता हूँ, जैसे मैं आपको पहचान लिया कि ये बंदा है तो कैसे इंटरेक्ट करना है, तो मैंने उनको पहचान लिया था कि इसके अंदर कुछ है, चिंगारी है इसके अंदर। हैं। कब मिले थे आप विजय सर से? आकाश में। 10 साल हो गए उस बात को। आप मुझे भी बोले थे एक बार क्लास में कि तुम अलग हो, और हमारी उसके बाद बात भी हुई। हाँ, वो पहचान में आ जाता है। तो विजय सर भी काफ़ी हेल्प, इसीलिए शायद आप दोनों काफ़ी क्लोज हैं। हाँ। विजय सर, आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं, या फिर आने वाले 10 सालों में? आने वाले 5 साल में ऐसा है कि जो अभी ट्रेंड चल रहा है एजुकेशन का, ये चेंज होगा और दोबारा लोगों को आना पड़ेगा इंटीग्रेटेड में। मतलब मैं अब होल सोल ऑफलाइन नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन तो इंटीग्रेटेड चलेगा। हाइब्रिड मोड इसको नहीं बोल सकते हम, इंटीग्रेटेड बोल सकते हैं कि टीचिंग में जैसे बोर्ड है और बोर्ड में आपको डिलीवर भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है और साइड बाय साइड उसको दिखाना भी है वीडियो के रूप में। जैसे अनअकैडमीज़ के बहुत सारे सेंटर्स में होता है, या फिर आकाश भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया है। आकाश में शुरू हो गया है क्योंकि LCD का बोर्ड आ गया है। और दूसरी बात है कि थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि अब बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जैसे लोग की रहने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सेल्फ करना चाहता हूँ खुद से। खुद से। जब आप क्लास में थे, उस हंसी मजाक के बीच, चूँकि मैं भी सेम आदत का हूँ, जो मैं भी कोशिश करता हूँ लोगों के पार देखने की कोशिश करता हूँ, तो उस हंसी मजाक के बीच मुझे हमेशा कुछ लगता था कि आप मेंटेन कर रहे हैं किसी चीज़, मतलब एफर्ट डाल रहे हैं मजाक करने में, या फिर लोगों को खुश रखने में एफर्ट डाल रहे हैं खुद का, वो सब नेचुरल नहीं हो, क्योंकि कोई भी इंसान खुद बहुत ज़्यादा नेचुरल नहीं रह सकता। घर में सबके प्रॉब्लम होता है, या फिर जितने भी महीने में आकाश में था, आप डेली क्लास में आके, जब भी आप क्लास में आते थे आपकी क्लास अच्छी रहती थी, तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करते थे आप? मैंने बताया ना कि मेरी आदत होती है कि मैं क्लास के बाहर टेंशन में रहता हूँ, रोड पे चलता हूँ, सोचते रहता हूँ, लेकिन जब क्लास में जाता हूँ तो एक ऑटोमेटिकली सारा चीज़ गायब हो जाता है। और वो अगर ना करूँ तो मैं एक लाइन भी क्लास में नहीं पढ़ा सकता। तो एक तो मैंने ऐसी आदत बना ली है कि मैं क्लास में रहूँगा तो क्लास के बारे में ज़्यादा सोचूंगा, और ये सबको सोचना चाहिए। क्योंकि मान लिया कि सपोज कि किसी की सैलरी नहीं आई और वो सोचने लगा सैलरी के बारे में, तो क्लास में डिलीवर नहीं कर पाएगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना सारा चीज़ ऑफ कर लेता हूँ। मैं भी काफ़ी स्ट्रगल करता हूँ अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग रखने में या सेपरेट रखने में। मेरे पर्सनल लाइफ बहुत छोटी है, 20% है, और प्रोफेशनल लाइफ 80% है, और मेरे पर्सनल लाइफ पे प्रोफेशनल लाइफ हावी हो जाती है कभी, और प्रोफेशनल लाइफ पे पर्सनल लाइफ। उस चीज़ को कैसे मैनेज करूँ आपकी तरह? हाँ, ये ऐसा होता है कि पर्सनल लाइफ के सामने अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ होता है तो हम लोग, खासकर मैं सोचता हूँ कि अगर प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगा तो उसका रिजल्ट फिर पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ को थोड़े समय के लिए ऑफ किया जाए और फिर प्रोफेशनल पे कंसंट्रेट किया जाए तो वो तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा पर्सनल लाइफ। कई लोग होते हैं कि पर्सनल लाइफ के चलते अपना प्रोफेशनल लाइफ ख़राब कर देते हैं, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। कई ऐसी बातें होती है पर्सनल लाइफ में जिसको इग्नोर करते हुए आपको प्रोफेशनल लाइफ में सही करना है, ये रहेगा तो भी होगा। और शायद मैं रिसर्च के टाइम में भी और आकाश में भी ये चीज़ सीखा। कोई ऐसा लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए? मतलब कि एक समय था, आज भी है, जब मैं खो जाता हूँ अपने दोस्तों से बात करते वक्त, मतलब कुछ और सोचने लग जाता हूँ, या फिर वीडियोस प्लानिंग करने लग जाता हूँ। नहीं, वो उसको बोलते हैं हम लोग लिमिटेशन। ठीक है, लिमिट जो वर्ड है ना, और डिग्निटी, दायरे होते हैं, उसके क्रॉस कभी नहीं किया जाता है। और हम लोग नॉर्मल बोलें तो लक्ष्मण रेखा शायद वही है, क्योंकि आप जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लास में ही हूँ, क्लास में मैं कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करना शुरू कर दूँ तो फिर बच्चे बोलेंगे ना कि आप साहब ये बेकार टीचर है। या हम फीमेल स्टाफ से बातचीत कर रहे हैं तो फीमेल स्टाफ से बातचीत करने का एक दिमाग में रहता है कि इससे आगे नहीं बढ़ना है, ना तो ओरली और ना तो फिजिकली। तो ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में
और ये जो मेंटेन कर लेता है उसको सभी याद करते हैं। मतलब कि दूसरों से बात करते हुए खोना नहीं चाहिए काम में, बिल्कुल नहीं खोना, प्रेजेंट रहना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल प्रेजेंट रहना चाहिए, या फिर किसी बहाने से लेके कि तबीयत खराब है या कुछ है वहाँ से हट जाना चाहिए, फ़ोन काट दो। फ़ोन काट दो। आज के टाइम में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 3-4 साल में, मेरा नुकसान हुआ है वो है गुस्सा। आप गुस्सैल हैं? हाँ, गुस्सा मैं कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो गुस्सा वर्ड जो है ना, मतलब एंग्री वर्ड को लाइफ से अगर हटा देते हो ना तो आपका लगभग 40% सेफ हो जाता है एकदम सारा अमाउंट। मतलब एक तरह से सेविंग बैंक में 40% ऐड हो जाता है आपके लाइफ का जो सेविंग बैंक। डॉक्टर जेसी चौधरी जब गए थे शांतनु देशपांडे के पॉडकास्ट में, तो कुछ ऐसा ही उन्होंने बोला था, लेकिन वो थोड़ा से अलग, हालांकि सबका अलग होता है। आकाश शायद सीईओ थे और डॉक्टर साहब शायद चेयरमैन थे। तो उन्होंने बोला कि आकाश वाज द फ्रेंडली सीईओ एंड आई वाज द डिसिप्लिनरी और समथिंग, लाइक वो काफ़ी टफ थे अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, हमेशा छड़ी लगे तैयार रहते थे। कैरेक्टरिस्टिक वाला हाल था उनका, या तो प्यार से काम कर लो या यू विल बी रिप्लेस्ड। तो आप उस चीज़ को मतलब कहाँ तक देखते हैं? नहीं, उनका मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार मैं मोबाइल पे बात कर रहा था तो वो आके रुके और डांटना शुरू किया। क्लास के बीच में? नहीं, बाहर, स्टाफ रूम से बाहर। ओके। ये साउथ एक्स सेंटर की बात है। तो वो आए मेरे पास और बोले कि ये तरीका नहीं है बात करने का और मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं, और लोगों ने कहा कि तुमको अब ये निकाल देगा शाम तक टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा। टर्मिनेशन लेटर आएगा। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन फिर आए वो, और फिर आके मैं खड़ा था चुपचाप मायूस होके, तो मेरे यहाँ पे हाथ दिया कंधे पे और बोला सही है, मन लग रहा है। बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये टेक्निक होना चाहिए, और शायद ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर का टेक्निक। बिल्कुल। क्योंकि फ्रेंडलीनेस अच्छी बात है, लेकिन कंपनी बनाना एक लाइक बच्चे को पोसने जैसा होता है, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो। हाँ, ड्यूअल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हम सबसे बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप अपना समय निकाल के यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। हम सब जो भी बात किए हैं, उम्मीद है कि बाकी लोग इसको पॉजिटिव लेंगे। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था कुछ यहाँ पे। मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आकाश और उनके टीचर्स का, तो लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि काफ़ी अच्छा और किया जा सकता है। आपका ऐसा मानना है कि हम सब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आकाश में काफ़ी अच्छा करने का। हम सब काफ़ी अग्रीएबल हैं और मैं आपका निश्चित तौर पे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हम सबसे बात करने के लिए बेहद थैंक यू फॉर कमिंग हियर।